एनिमे की स्टार्टिंग में हमें एक हीरो की स्टोरी को बताया जाता है। वो हीरो बहुत ही पावरफुल था और सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन एक दिन हीरो को उन्हीं के लोगों ने धोखा दे दिया जिन पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता था। पर हीरो के पास बहुत ही ज्यादा पावर थी और उसे देखकर सभी ह्यूमंस उससे डरने लगे। उसके बाद हीरो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते करते लास्ट में मारा गया और फिर उसने गॉड से प्रे किया कि वो अगले जन्म में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एनिमे के मेन कैरेक्टर एलन को देखते हैं जो कि सोकर उठ रहा होता है। तभी उसका भाई एलन को उठाता है और उससे कहता है कि फादर तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद एलन अपने छोटे भाई ब्रैड के साथ जाने लगता है। ब्रैड कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हुई है, लेकिन आज तुम्हें फादर नहीं छोड़ने वाले। ये सोचकर ब्रैड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि अब उसको अपने बड़े भाई एलन से छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद एलन अपने फादर के पास आता है और वो एलन से कहते हैं कि तुम्हें ड्यूकल हाउस में रहते हुए 15 साल हो गए, लेकिन तुम्हारा पावर लेवल अभी भी 1 है और तुम्हारे सभी स्टेटस भी नॉर्मल है। फिर वो कहते हैं कि सबसे बुरी बात तो ये है कि तुम्हारे पास किसी भी तरह की पावर भी नहीं है। इस दुनिया में गॉड ने सभी के अंदर कोई न कोई पावर दी है, लेकिन तुम्हारे पास वो भी नहीं है और इस बात को तुम जैसा बेवकूफ बहुत ही अच्छे से समझता है। जिस पर एलन बताता है कि उसको ये बात बहुत ही अच्छे से पता है। फिर वो एलन से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की बहुत ही बेइज्जती हो रही है, क्योंकि तुम इस फैमिली के सबसे बड़े हायर हो पर तुम्हारे पास कोई भी पावर नहीं है। फिर एलन के फादर उससे कहते कि आज से तुम्हें ड्यूकल फैमिली से बाहर किया जा रहा है। उसके बाद एलन ड्यूकल हाउस से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है कि उसने किसी ड्यूक के घर में जन्म लेने के बारे में नहीं सोचा था। फिर एलन कहते हैं कि अब वो पूरी तरीके से फ्री है, इसलिए अब वो जो चाहे वो कर सकता है। एलन सोचने लगता है कि उसकी पिछली लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं थी और वो अपने इस लाइफ में शांति से रहेगा। उसके बाद एलन वेस्टफील्ड टेरिटोरी से बाहर आ जाता है और जंगल में रिवर के पास बैठकर फिशिंग करने लगता है। एलन सोच रहा होता है कि शायद से इस दुनिया में कोई भी उससे नहीं डरेगा और वो नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। इसके बाद एलन देखते है कि कुछ मॉन्स्टर्स इंसानों पर अटैक कर रहे होते हैं और वहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक नाइट को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रही होती है। उस नाइट का नाम बैटरिस होता है और वो उन सभी मॉन्स्टर पर अटैक करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर बैटरिस सोचने लगती है कि वो प्रिंसेस रिस को इन सब से कैसे प्रोटेक्ट करेगी। फिर बैटरिस प्रिंसेस रिस को यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर रिस बैटरिस की बात नहीं मानती है। उसके बाद बैटरिस उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। इधर एलन रिस को देखकर याद करता है कि वो उससे पहले भी मिल चुका है। फिर एलन याद करने लगता है कि वो एक पार्टी में उससे मिला था। उस पार्टी में सभी नोबल्स फैमिली एलन के बारे में बात कर रही होती कि वो एक फेलियर है, उसकी वजह से वेस्टफील्ड फैमिली का नाम खराब हो रहा है। लेकिन रिस वहाँ पर थी जिसने सभी से कहा था कि एलन कोई फेलियर नहीं है और वो बहुत ही अच्छा है। एलन ये सब बातें याद करने के बाद कहता है कि वो प्रिंसेस रिस को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। इधर एक मॉन्स्टर बैटरिस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, जिसे देखकर रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बैटरिस के पास आने लगती है। इधर एलन भी अपनी पावर का यूज करता है और तेजी से प्रिंसेस रिस के पास जाने लगता है। सभी मॉन्स्टर अब रिस पर अटैक करने के लिए जा रहे होते, तभी रिस एलन का नाम लेती है। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। रिस एलन को वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर एलन बताता है कि वो बाद में इस बारे में बात करेंगे। और फिर एलन अपनी डिवाइन आइज का यूज करता है, जिससे कि उसको उन सभी मॉन्स्टर की सोर्स दिखाई देने लगता है। फिर एलन अपने 100 टेक्निक पावर का यूज करके उन सभी मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इधर बैटरिस रिस से माफी मांगने लगती कि वो उसको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जिसे सुनने के बाद रिस रोने लगती, लेकिन तभी एलन उसके पास आता है और बैटरिस को अपनी हीलिंग पावर से हील कर देता है। बैटरिस ये देखकर हैरान हो जाती कि उसकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो गई है। ये देख रिस और बैटरिस दोनों एलन से इसके बारे में पूछते हैं। एलन सोचने लगता है कि वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में इन्हें नहीं बता सकता कि वो अपने पिछले लाइफ में एक हीरो था, पर दोबारा से रीबॉर्न होने के बाद अभी भी उसके अंदर वही सेम पावर है। तभी बैटरिस बताती कि शायद से गॉड ने एलन को हीलिंग पावर मैजिक दिया होगा, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। फिर एलन बैटरिस की बात सुनने के बाद झूठ कह देता है कि ऐसा नहीं हुआ है। उसके बाद एलन रिस से पूछते हैं कि तुम यहाँ बॉर्डरलैंड्स पर क्या कर रही हो, क्योंकि रिस एक प्रिंसेस है और उसको रॉयल कैस्टल में होना चाहिए। फिर रिस बताते कि कुछ दिन पहले उसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी मदद की जरूरत है, जिसके बाद रिस बैटरिस के साथ कोलम विलेज में जाने लगी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसको वहीं से मिली थी। रिस एलन से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर एलन रिस से कहते हैं कि हमें कैरेज में बैठकर इस बारे में बात करनी चाहिए। बैटरिस बताती है कि कैरेज पूरी तरीके से टूट चुका है और अब हम इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन एलन अपने मैजिक का यूज करके उस कैरेज को ठीक करने लगता है। रिस और बैटरिस ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं। फिर वो सभी कैरेज में बैठकर कोलम विलेज की ओर जाने लगते हैं। उसके बाद रिस एलन से पूछती है कि उसको वेस्ट लेफ्ट फैमिली से क्यों निकाला गया, जिस पर एलन बताता है कि उसके फादर को लगता है कि वो उनकी फैमिली के लायक नहीं है, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह की मैजिक पावर नहीं है और उसकी वजह से वेस्ट लेफ्ट फैमिली का नाम खराब हो रहा है। फिर एलन रिस से पूछता है कि उसके पास जो पावर है, अगर उसके बारे में किंगडम में सभी को पता चल गया तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे। बैटरिस बताती है कि ये बात सच है और इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ के आएंगे, जिस पर रिस मना कर देती है और कहती है कि मैं कंट्री के लिए अपने फ्रेंड को खतरे में नहीं डाल सकती हूँ।
इसलिए मैं एलन की मदद करूंगी जिससे कि वो एक अच्छी और नॉर्मल लाइफ जी सके। एलन रीस की बात सुनने के बाद खुश हो जाता है और उसको थैंक्स कहता है। उसके बाद वो सभी क्लोम विलेज में पहुंच जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि विलेज में कोई भी नहीं है और रीस कहती है कि शायद से किसी मोस्टर ने इस विलेज पर अटैक किया होगा, जिस पर एलन बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसको यहाँ पर कोई भी मोस्टर की पावर फील नहीं हो रही है। फिर बैटरीस एलन से कहती है कि जब से तुम हमारे साथ हो हम पर किसी भी मोस्टर ने अटैक नहीं किया, ये बहुत ही अजीब है। रीस बताती है कि शायद से सभी मोस्टर को हंटर्स ने मार दिया होगा और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो विलेज में आने से डरते होंगे। फिर रीस बताते कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। बैटरीस बताती कि विलेज के सभी लोग यहाँ पर किसी काम से आए होंगे। तभी विलेज के सेफ एक लड़की को अपने घर से बाहर कर देता है। फिर रीस उस लड़की को देखकर पहचान जाती कि वो अकीरा है। उसके बाद वो अकीरा से पूछती कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, लेकिन अकीरा रीस को याद नहीं होती है और उससे पूछती कि तुम कौन हो, जिसे सुनने के बाद रीस गुस्सा हो जाती है। फिर वो अकीरा से कहती कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी और तुमने ही मुझे खतरे के बारे में बताया था, जिस पर अकीरा उन्हें बताती कि उसको किसी का भी नाम याद नहीं रहता है। फिर बैटरीस एलन से पूछती कि क्या उसको ब्रेबर के बारे में पता है, पर एलन को ब्रेबर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। जिसके बाद बैटरीस एलन को बताती कि ब्रेबर एक तरह की पावर स्किल है जो कि गॉड सिर्फ एक ही ह्यूमन को देता है। वो पावर बहुत ही ज्यादा होती है और जिस भी ह्यूमन को वो पावर मिलती है उसको हम हीरो कहते हैं। फिर इस बताती है कि अकीरा के पास वो स्किल है और वो एक हीरो है। बैटरीस एलन को बताती कि लेडी रीस के पास भी लाइट मैजिक है। बैटरीस एलन को बताती कि लेडी रीस के पास भी लाइट मैजिक है, जिसे सुनने के बाद एलन कहते हैं कि तुम यहाँ पर हीरो को बचाने के लिए आए हो। उसके बाद वो सभी लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर अकीरा उन्हें बताती कि वो इस विलेज से गुजर रही थी। तभी रास्ते में उसको एक छोटी बच्ची मिलती है और उसने उसको बताया था कि विलेज के सभी लोगों ने उसको ड्रैगन के पास सेक्रीफाइस करने के लिए भेजा था। जिसे सुनने के बाद वो विलेज के सेफ से इस बारे में बात करने के लिए आई, पर विलेज का सेफ उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता है। जिसे सुनने के बाद बैटरीस कहती है कि ड्रैगन ने शायद से इस विलेज के लोगों को डराया होगा। फिर एलन बताता है कि बात कुछ और है, क्योंकि अगर ड्रैगन चाहता तो इस विलेज के सभी लोगों को मार सकता था। उसके लिए ये सब करना बहुत ही आसान है और शायद से इस पूरे विलेज को सेक्रीफाइस के लिए ऑफर किया होगा। फिर बैटरीस बताती है कि शायद इसीलिए हमें यहाँ पर कोई भी मोस्टर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो सभी मोस्टर ड्रैगन से डरकर छुप गए होंगे। रीस अकीरा से उस बच्ची के बारे में पूछती कि वो अभी कहाँ पर है। अकीरा बताती कि उसने उस बच्ची को एक केव में छोड़कर आई है, क्योंकि अगर वो उसको अपने साथ विलेज में लेकर आती तो शायद से उसके साथ कुछ गलत हो सकता था। फिर अकीरा कहती कि उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए जा रही है। तभी एलन अकीरा से पूछते कि विलेज के लोगों ने उससे इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो वो उस ड्रैगन से लड़ने के लिए क्यों जा रही है। जिस पर अकीरा बताती कि उस छोटी बच्ची ने उससे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए उसकी जान जरूर बचाएगी। रीस और बैटरीस दोनों अकीरा के साथ जाने के लिए मान जाते और एलन को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसने उन दोनों की जान बचाई थी। तभी एलन बताता है कि वो भी उनके साथ जाएगा। जिस पर रीस एलन से पूछती है कि तुम भी तो अपनी जर्नी के लिए निकले हो, उसका क्या होगा। एलन बताता है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे मुश्किल में छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो भी ड्रैगन को हराने में उनकी मदद करेगा। इसके बाद वो सभी अकीरा के साथ जंगल में आ जाते हैं। फिर अकीरा उन सभी को अपना प्लान बताती कि वो सामने से ड्रैगन के पास जाएगी और बाकी सब साइड से ड्रैगन पर जाकर अटैक करेंगे। रीस अकीरा से पूछती कि तुम उस ड्रैगन के सामने उससे लड़ने के लिए जाओगी। जिस पर अकीरा रीस से कहती कि तुम्हें मेरे पावर पर शक है कि मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाऊंगी। रीस बताती कि उसको उसकी पावर पर पूरा भरोसा है। इसके बाद एलन अकीरा से कहता है कि वो सामने वाले रास्ते से जा सकता है। जिस पर अकीरा बताती है कि तुम अगर सामने से ड्रैगन के पास जाओगे तो उसको ऐसा फील होगा कि एलन ने ड्रैगन को हराया है। एलन अकीरा से कहता है कि तुमने मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। जिस पर अकीरा एलन से कहती है कि तुम कोई ऑर्डिनरी नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ बैटल करना चाहती हूँ, पर अभी हमें ड्रैगन को हराना होगा और उसके बाद हम बैटल करेंगे। इधर रीस और बैटरीस दोनों अकीरा की बात सुने जा रही होती है। फिर अकीरा सामने वाले रास्ते से ड्रैगन के पास जाने लगती है। इधर एलन और सभी पीछे पहाड़ के रास्ते से ड्रैगन की ओर जाने लगते हैं। फिर एलन उन्हें बताते हैं कि ड्रैगन का उसकी फैमिली के साथ कुछ कनेक्शन होगा, क्योंकि वेस्टफेट को इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। एलन बताता है कि क्लोम विलेज शायद से सेक्रीफाइस करने के लिए बनाया गया है। बैटरीस एलन की बात सुनने के बाद कहती है कि वेस्टलेफ्ट ने जानबूझकर ये सब किया होगा, जिससे कि वो अपने कंट्री में शांति से रह सके। तभी उन्हें पहाड़ से आग निकलते हुए दिखाई देते, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। इधर अकीरा उस ड्रैगन से फाइट कर रही होती है और उस पर अपने थंडर पावर से अटैक करती है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता है और वो ड्रैगन अकीरा का मजाक उड़ाने लगता है। जिसे सुनने के बाद अकीरा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने थंडर पावर का यूज करने जा ही रही होती है। तभी ड्रैगन अकीरा से कहते हैं कि तुम इंसान बहुत ही बेवकूफ होते हो, और अकीरा उस छोटी बच्ची को वहाँ पर देखती है। उसके बाद वो ड्रैगन से पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। जिस पर ड्रैगन अकीरा से कहते हैं कि मैं 100 साल से इस जगह पर हूँ, पर तुम इंसानों को लगता है कि वो मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो सभी इंसानों को मार कर खा सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम सभी को डरते हुए देखना था, इसलिए मैंने उस छोटी बच्ची को छोड़ दिया। फिर ड्रैगन अकीरा से कहते हैं कि तुम मुझे मारना चाहती हो, पर ऐसा नहीं कर पाओगी। जिसे सुनने के बाद अकीरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने सबसे स्ट्रॉन्ग थंडर अटैक से ड्रैगन पर अटैक करती है, लेकिन ड्रैगन पर उस अटैक का भी असर नहीं होता, जिसे देखकर अकीरा हैरान हो जाती है। फिर ड्रैगन अकीरा को मारता है, जिससे कि वो जमीन पर जाकर गिर जाती है। उसके बाद ड्रैगन अकीरा
अकीरा को खत्म करने जा ही रहा होता है तभी पीछे से एलन ड्रैगन के पंख को काट देता है। फिर रिस और बैट्रिस भी आ जाती है और एलन उन दोनों से उस बच्ची और अकीरा का ध्यान रखने के लिए कहता है। उसके बाद एलन उस ड्रैगन से लड़ने लगता है और उस पर अपनी पावर से अटैक करता है। इधर ड्रैगन को एलन के अटैक से चोट लग जाता है और वो एलन से पूछता है कि तुम्हारा अटैक मुझ पर कैसे काम कर रहा है। ड्रैगन एलन को बताता है कि वो रेड ड्रैगन किंग है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसे सुनने के बाद एलन अपनी डिवाइन आई से ड्रैगन के सोर्स को देखता है और सोचने लगता है कि ये ड्रैगन सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अकीरा के साथ लड़ने के बाद ये थोड़ा सा थक चुका है, इसलिए मैं इसको हरा सकता हूँ। फिर एलन उस ड्रैगन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो ड्रैगन वहाँ से भागकर सीधा रिस और बैट्रिस के पास आ जाता है, जिसे देखकर एलन वहीं पर रुक जाता है और ड्रैगन एलन से कहता है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो वो उसके सभी फ्रेंड्स को मार देगा। एलन ड्रैगन की बात सुनने के बाद कहता है कि तुम बहुत ही बेकार सी ट्रिक का यूज कर रहे हो, जिस पर ड्रैगन एलन से कहता है कि तुम्हें खुद पर प्राउड होना चाहिए कि तुम मेरे ओपोनेंट हो। फिर इस एलन को इशारा करती, जिसे देखकर एलन सीधा ड्रैगन की ओर आता है और उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर देता है। एलन की सोर्ड ड्रैगन के सोर्स वाली जगह पर लगती है। फिर एलन अपनी पावर का यूज करता है। एलन की पावर की वजह से आसमान में एक लाइट आ जाती है और पूरे आसमान को साफ कर देती है। इधर ड्रैगन को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसको एक इंसान ने हरा दिया और वो ड्रैगन उसके बाद खत्म हो जाता है। पर इस अटैक की वजह से एलन की सोर्ड टूट गई होती है और वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। तभी रिस एलन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। एलन रिस को बताता है कि वो थोड़ा सा थक चुका है पर वो ठीक है, जिसे सुनने के बाद रिस खुश हो जाती है। इधर अकीरा को भी होश आ गया होता है और वो अपने पास उस छोटी बच्ची को देखती है। एलन सोचने लगता है कि उसने ड्रैगन को मारकर सभी को बचा लिया, लेकिन जैसा उसने अपनी लाइफ में सोचा था वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था वैसा नहीं हो पाया। पर उसको अपने दोस्तों की मदद करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं वो उन्हें मुश्किल में नहीं छोड़ सकता है। एलन को देखते हैं जो कि सोकर उठता है। फिर एलन रिस से पूछते कि क्या वो बहुत ही देर तक सो गया था, जिस पर रिस एलन से कहती कि तुम अभी ड्रैगन से लड़कर आए हो इसलिए तुम्हारी बॉडी थक चुकी है। फिर एलन रिस से बाकी सभी के बारे में पूछता है और देखता है कि बैट्रिस और अकीरा साथ में सोर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके बाद एलन अपनी सोर्ड को देखता है जो कि टूट चुकी होती है। रिस एलन से कहती कि तुम्हें मेरी रियल पावर के बारे में पता चल गया होगा, जिसके बाद एलन याद करता है कि रिस ने अपने मैजिक से अकीरा को हील किया था। फिर एलन बताता है कि मैंने एक संत के बारे में रूमर सुना था जो कि अपनी पावर से सभी को हील कर सकती है, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी कि वो संत तुम ही होगी। रिस एलन से सॉरी कहती कि उसने ये बात उससे छुपा कर रखी थी, लेकिन एलन रिस से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम सैंत हो, क्योंकि तुम मेरे लिए बस रिस हो। जिसे सुनने के बाद रिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अकीरा एलन को अपने साथ बैटल करने के लिए बुलाती है। एलन रिस से कहता है कि उसको बैटल के लिए जाना होगा और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एलन अकीरा से कहता है कि तुम हमारे साथ चल सकती हो, हम तुम्हें पास के गाँव में छोड़ देंगे। फिर अकीरा बताती है कि उसको कैरेज में जाना पसंद नहीं है और वो उस बच्ची को अपने साथ लेकर जाएगी। रिस अकीरा से पूछती है कि क्या वो उस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए श्योर है। फिर अकीरा बताती है कि इस बच्ची की फैमिली भी नहीं है, इसलिए मैं इसको वापस से गांव में भी नहीं भेज सकती हूँ, वरना वो सभी इस बच्ची को दोबारा से सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाएंगे, इसलिए मैंने इस बच्ची को अपने साथ रखने के लिए सोचा है। फिर अकीरा एलन से कहती है कि तुमने उस ड्रैगन को हराया और हम सभी को बचाया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं हीरो बनने के लायक नहीं और इस डिवाइन सोर्ड के लिए वर्थी भी नहीं हूँ, जिस वजह से वो उस डिवाइन सोर्ड को एलन को देने के लिए कहती है। पर एलन अकीरा को मना कर देता है और उससे कहता है कि तुमने ड्रैगन से पहले फाइट की थी, जिस वजह से मैं उस ड्रैगन को हरा पाया। ये सुनकर अकीरा खुश हो जाती है। फिर वो उस बच्ची के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर हम एलन के फादर को देखते हैं, जिन्हें एक आदमी उस ड्रैगन की मौत के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एलन के फादर इस बात को सुनकर खुश नहीं होते और कहते हैं कि हमने ये ट्रैप हीरो को मारने के लिए बनाया था, लेकिन उस सेंट और उसके साथियों की वजह से हमारा ये प्लान खराब हो गया। इधर ब्रैट भी गुस्सा हो गया होता है और कहता है कि काश हमने उन सभी को बहुत पहले ही मार दिया होता, जिससे कि वो सभी उस रेड ड्रैगन के पास नहीं पहुंच पाते। फिर एलन के फादर ब्रैट से कहते हैं कि जब तक वो सभी बॉर्डरलैंड्स के अंदर है हम उन्हें रोक सकते हैं। उसके बाद वो उस आदमी से पूछते कि किस समय सेंट और उसके साथ यहाँ पर आए हैं। फिर वो आदमी बताता है कि मैं इस बारे में पता लगाकर आपको अभी बताता हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर इस एलन को बताती कि उसकी एक दोस्त पास के गांव में रहती है और वो एक स्मिथ है, इसलिए वो एलन के लिए एक न्यू सोर्ड बना सकती है। फिर बैट्रिस एलन को बताती कि वो स्मिथ एक हाफ एल्फ है और उसकी स्किल बहुत ही कमाल की है। उसके बाद रिस एलन से सॉरी कहती कि उसकी वजह से एलन को इतनी परेशानी हुई, जिस पर एलन रिस से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर एलन रिस से पूछता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, इसलिए तुम वापिस से कास्टल में कब जाने वाली हो। रिस बताती कि उसने अपने फादर से इस बारे में परमिशन ले लिया और उन्होंने बैट्रिस को मेरे साथ भेजा है। उसके बाद वो सभी रात में जंगल में रुकते। फिर एलन अपने मैजिक से बोनफायर जलाता है, जिसे देखने के बाद बैट्रिस हैरान हो जाती है और उसके बाद वो सभी बोनफायर के आगे आकर बैठ जाते हैं। इधर रिस को नींद आ रही होती है, तभी वो एलन के लेग में गिर जाती है। फिर जब उसको होश आता है तो वो एलन से इस बारे में उससे माफी मांगती है। बैट्रिस उन दोनों से कहती है कि तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो गई, इसलिए तुम्हें एलन टच कर सकता है, जिसे सुनने के बाद रिस शर्मा जाती है और बैट्रिस से कहती है कि हमारी एंगेजमेंट टूट चुकी है। उसके बाद वो सभी सोने लगते और एलन आसमान में चांद को देख रहा होता है। फिर वो सोचने लगता है कि जब वो रिस से पहली बार मिला था तब आसमान में चांद बिल्कुल ऐसा ही था। उस दिन एलन बाहर चांद को देख रहा था, तभी उसके पास रिस आई थी और उसको
उसको एंगेजमेंट के बारे में बताया था। उसके बाद एलन सोचता है कि जैसा वो पीसफुल लाइफ चाहता था शायद से वो इसी तरह का होता। अगले दिन वो सभी गांव में पहुंच जाते और वो घूमने लगते हैं। बैट्रिस उन्हें बताती कि ये गांव बॉर्डरलैंड पर है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर आते हैं। उसके बाद वो सभी उस स्मिथ के पास पहुंच जाते जो कि गांव से बहुत ही दूर जंगल में होता है। रीस एलन को बताती कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सोड बनाएगी। फिर बैट्रिस उन्हें बताती कि शायद से वो घर पर नहीं है। रीस सोचने लगती है कि वो बाहर किसी काम से गई होगी। तभी एलन उन दोनों से कहता है कि घर का डोर खुला है। फिर वो सभी घर के अंदर आते हैं, जहाँ पर एलन बहुत सारे वेपन्स को देखता है और कहता है कि ये वेपन मेरे सोड के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इधर इस उस स्मिथ को देखकर डर जाती है क्योंकि वो नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। उस स्मिथ का नाम नोएल होता है। फिर बैट्रिस नोएल के पास आकर उसको चेक करती है। बैट्रिस बताती है कि नोएल अभी सो रही है और ये इसके लिए नॉर्मल है। फिर इस नोएल को अपनी पावर से हील करने लगती है। बैट्रिस एलन को बताती कि अगर नोएल ने एक बार सोड बनाना शुरू कर दिया तो उस काम को तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। रीस बताती कि उसने बहुत बार नोएल को समझाया लेकिन नोएल उसकी बात नहीं सुनती है। तभी नोएल को होश आता है और वो रीस और बैट्रिस से एलन के बारे में पूछती है। बैट्रिस बताती कि एलन लेडी रीस का गार्ड है और वो अभी हमारे साथ जर्नी पर है। नोएल को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो रीस से कहती कि मुझे इसके लिए एक सोड बनाना है। जिसे सुनने के बाद रीस नोएल से कहती कि तुम सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ जाती हो। उसके बाद नोएल रीस से कहती कि वो एलन के लिए एक सोड बना सकती है। जिसे सुनने के बाद एलन रीस से पूछते कि क्या ये सच में तुम्हारी दोस्त है। जिस पर नोएल बताती कि वो रीस की दोस्त है पर इस टाइम उसको बहुत सारे सोड्स बनाने का ऑर्डर्स मिले हैं, जिस वजह से वो एलन के लिए सोड नहीं बना सकती है। फिर नोएल एलन से कहती कि तुम्हारे पास तो पहले से ही एक सोड है। एलन नोएल को बताता है कि ये सोड टूट चुकी है। फिर वो उसको अपनी सोड दिखाता है। नोएल जैसे ही उस सोड को देखती है तो उसको पता चल जाता है कि इस सोड को उसकी लिमिट तक यूज किया गया है, लेकिन ऐसा भला कोई इंसान कैसे कर सकता है। फिर नोएल एलन के लिए एक सोड बनाने के लिए मान जाती है, पर उसकी एक कंडीशन होती है। वो एलन से पूछती है कि क्या उसको एक सोड चाहिए जो कि डिवाइन सोड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बैट्रिस बताती है कि डिवाइन सोड का यूज सिर्फ हीरोज ही कर सकते हैं और उससे स्ट्रॉन्ग सोड के बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। उसके बाद नोएल बताती है कि कितना भी बड़ा कोई स्मिथ क्यों ना हो, वो तब तक एक स्ट्रॉन्ग सोड नहीं बना सकता जब तक उसको उस सोड के लिए उसका वर्ती इंसान ना मिल जाए। पर अब उसको एलन मिल चुका है, इसलिए वो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सोड बना सकती है। एलन नोएल की बात समझ जाता है और उसको सोड बनाने के लिए हाँ कर देता है। जिसे सुनने के बाद नोएल सोड बनाने के लिए रेडी हो जाती है और उन सभी को घर से बाहर कर देती है। फिर नोएल वेनेसा को याद करने लगती जिसने कि उसको सोड बनाना सिखाया था। नोएल सोचने लगती कि वो एक अच्छी सोड बना करेगी जो कि डिवाइन सोड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इधर इस नोएल के बारे में सोच रही थी कि वो इस बार सोड बनाते टाइम ज्यादा जोर ना डाले। फिर बैट्रिस एलन को बताती कि नोएल को काम करते टाइम बात करना पसंद नहीं है क्योंकि इन सब से उसका फोकस टूट जाता है। उसके बाद वो सभी गांव में वापस जाने लगते हैं। तभी पेड़ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एलन और सभी को देख रही होती है। फिर वो इस बारे में उस आदमी को बताती जिसने एलन के फादर को सेंट और उसके दोस्तों के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था। वो आदमी सोचने लगता है कि सेंट के साथ वो लड़का कौन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सेंट के साथ बस एक फीमेल गार्ड आने वाली थी। इधर एलन उन दोनों से पूछता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही बोर हो रहा है। जिस पर बैट्रिस एलन से कहती है कि तुम्हें अभी रिलैक्स करना चाहिए और वैसे भी तुम यही चाहते थे। फिर इस एलन से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड को देखने के लिए जाना चाहिए। बैट्रिस एलन को बताती है कि तुम वहाँ पर ड्रैगन के आइटम को भी अच्छे प्राइस में बेच सकते हो। एलन को उनका आइडिया बहुत ही अच्छा लगता है और वो बताता है कि जब से उसको फैमिली से बाहर कर दिया गया है तब से उसके पास पैसे भी नहीं है। एलन उन दोनों से पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जिस पर रिस बताती कि वो और बैट्रिस दोनों गांव में थोड़ा घूमने के लिए जा रही हैं। फिर एलन एडवेंचर गिल्ड में आ जाता है और वहाँ पर उन ड्रैगन स्केल को दिखाता है, जिसे देखने के बाद रिसेप्शन वाली लड़की उन ड्रैगन सेल्स को देखकर हैरान हो जाती है। फिर वो अंदर इस बारे में मैनेजर को बताने के लिए चली जाती है। इधर एलन के पास वो आदमी और लड़की आ जाती है जो कि जंगल में होते हैं। फिर वो आदमी एलन को अपना नाम होरेस बताता है और उसके साथ जो लड़की होती है वो अपना नाम मेलन बताती है। होरेस एलन से उस रेड ड्रैगन के बारे में पूछते हैं कि क्या उसने उस ड्रैगन को खुद ही हराया है या फिर उसके साथ कुछ और लोग भी थे। जिस पर एलन बताता है कि वो अकेला उस रेड ड्रैगन को नहीं हरा सकता है। जिसके बाद होरेस एलन से कहता है कि क्या तुम्हारी मदद हीरोज ने की थी। जिस पर एलन होरेस से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, रेड ड्रैगन को हराने में उसकी मदद हीरो ने की थी। तभी वहाँ पर रिसेप्शन वाली लड़की आती है और एलन से कहती है कि हम इस ड्रैगन स्केल को एक्सचेंज करने के लिए रेडी हैं। फिर एलन देखते हैं कि होरेस और वो लड़की वहाँ से जा चुके हैं। इधर होरेस मेलन से कहता है कि भला उस फेलियर के पास कोई स्किल कैसे आ सकती है। अगले दिन एलन रिस और बैट्रिक्स के साथ नोएल के घर पर जाता है, जहाँ पर उसको नोएल फिर से बेहोश मिलती है। फिर इस नोएल को हील करने लगती है, जिसके बाद नोएल को होश आता है और वो उन्हें सोड दिखाती है। एलन को वो सोड बहुत ही अच्छी लगती है। फिर नोएल एलन से कहती है कि हमें इस सोड को टेस्ट करना होगा, जिसे सुनने के बाद रिस गुस्सा हो जाती है और नोएल से कहती है कि पहले तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। नोएल रिस को डर जाती है और उसकी बात मान लेती है। फिर एलन और नोएल दोनों जंगल में सोड को टेस्ट करने के लिए जाने लगते हैं। एलन नोएल से पूछते है कि वो एक स्मिथ क्यों बनना चाहती थी।
जिस पर नोएल उसको बताती कि उसको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। एक दिन वो इस जंगल में गुम गए, लेकिन एक लड़की जिसका नाम वेनिसा था उसने उसकी जान बचाई। वो एक स्मिथ थी और उसी ने मुझे सोड बनाना सिखाया था। फिर नोएल एलन से कहती कि तुम यहाँ पर मेरा पास्ट जानने के लिए नहीं आए, और वो आगे जाने लगती है। तभी एलन के पास होरेस और मिलेन आ जाते हैं। फिर वो एलन से पूछते कि तुम यहाँ पर गिल्ड क्वेस्ट को पूरा करने के लिए मोस्टर से लड़ने के लिए आए हो, जिस पर एलन उन्हें बताते कि वो यहाँ पर मोस्टर से लड़ने के लिए आया है। फिर होरेस एलन से कहते कि हम बाद में मिलेंगे, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नोएल जब होरेस को देखती है तो वो उसको अजीब लगने लगता है। इधर होरेस मिलेन से एलन पर नजर रखने के लिए कहता है, जिसके बाद मिलेन अपनी पावर को यूज करके वहाँ से गायब हो जाती है। फिर हम एलन को देखते हैं जो कि सभी मोस्टर्स को खत्म किए जा रहा होता है। उसके बाद नोएल एलन की सोड को अपनी आंखों से चेक करने लगती है कि कहीं वो खराब तो नहीं हुई है, जिस पर एलन नोएल से पूछते कि क्या यही उसकी पावर है। फिर नोएल एलन को बताती कि वो अपनी आंखों की मदद से किसी भी वेपन की पावर को देख सकती है। उसके बाद नोएल एलन से कहती कि हमें जंगल के और अंदर जाना चाहिए और स्ट्रॉन्ग मोस्टर पर इस सोड का यूज करना चाहिए। जिसके बाद वो और एलन जंगल के और अंदर जाने लगते और वहाँ पर उन्हें व्हाइट फॉग मिलती है, जिसे देखने के बाद एलन उस सोड का यूज करता है और उस व्हाइट फॉग को हटा देता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा वुल्फ मोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर नोएल बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उस वुल्फ मोस्टर ने उसके सामने ही वेनेसा को मार दिया था। और इस बात को याद करने के बाद नोएल और भी ज्यादा डरने लगती है। फिर नोएल एलन से कहती कि वो उस सोड का यूज करके उस मोस्टर को खत्म कर दे। एलन भी नोएल की बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान हो जाता है, पर उसकी बात मान लेता है और पास्ट का सीन देखते जहाँ पर वेंसिया अपने घर में सोड बना रही होती है। नोएल भी वेंसिया को सोड बनाते हुए देख रही होती है और वेंसिया से बात करने की कोशिश करती है, पर वेंसिया अपने काम में पूरी फोकस्ड होती है, जिस वजह से वो नोएल की बात नहीं सुनती है। पर वेनिसा अपने काम में पूरी फोकस्ड होती है, जिस वजह से वो नोएल की बात नहीं सुनती है। ये देखकर नोएल को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को नोएल फिर से वेनिसा के पास आती है, पर वेनिसा अभी भी सोड बना रही होती है, जिसे देखने के बाद नोएल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वेनिसा उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। फिर नोएल वहाँ पर पड़ी एक सोड को उठाने की कोशिश करती है, जो कि बहुत ही भारी होती है। नोएल उस सोड को लेकर नीचे गिर जाती है, जिससे कि सभी टूल्स भी जमीन पर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वेनिसा को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो अभी भी अपने काम पर फोकस्ड होती है, जिसे देखने के बाद नोएल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर नोएल वेनिसा को काम करते हुए देखने लगती है। नोएल को एक तरह से वेनिसा पागल लग रही होती है, क्योंकि वो बिना रेस्ट किए लगातार काम किए जा रही होती है। अगली सुबह जब नोएल का आवाज आना बंद हो जाता है तो वो देखती है कि वेनिसा का काम पूरा हो चुका है, उसने अपने सोड को बना लिया, और ये देखकर नोएल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर नोएल एलन को उस वुल्फ मोस्टर को मारने के लिए कहती है, लेकिन एलन नोएल की बात नहीं मानता है और उससे कहते हैं कि मैं उस मोस्टर को नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि इस मोस्टर ने हम पर अटैक नहीं किया है और उसको मारने के लिए मेरे पास कोई भी रीजन नहीं है। इसलिए एलन नोएल को मना कर देता है और कहता है कि वो उसका ये बदला नहीं ले सकता है। जिसे सुनने के बाद नोएल एलन से उस सोड ले लेती है और उस मोस्टर पर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन एलन नोएल से कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मोस्टर एक फेनरिर है, जिस पर तुम्हारा ये सोड काम नहीं करेगा, और उस फेनरिर के ऊपर एक बैरियर है, जिसे सिर्फ एक डिवाइन सोड ही तोड़ सकती है। नोएल एलन की बात सुनने के बाद कहती है कि ये सोड डिवाइन सोड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर एलन नोएल को बताता है कि ये सोड डिवाइन सोड जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये बात तुम्हें भी पता है। फिर एलन नोएल से कहता है कि अगर तुम फिर भी इस मोस्टर को मारना चाहती हो तो तुम कोशिश कर सकती हो, मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकूंगा। इतना कहने के बाद एलन वहाँ से चला जाता है। फिर एलन बैट्रिस और रिस को उस फेनरिर के बारे में बताता है। वो दोनों भी सोचने लगते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग मोस्टर यहाँ पर कैसे आ सकता है, जिस पर एलन उन्हें बताता है कि इस मोस्टर को किसी ने अपने साथ लाया है, क्योंकि मुझे भी उस जंगल में कुछ अजीब सी पावर फील हो रही थी। उसके बाद एलन रिस से पूछता है कि उसका काम हो गया, जिस वजह से वो इस गाँव में आई है। फिर इस एलन को बताती है कि 3 मंथ पहले उसके किंगडम के एक जनरल का मर्डर कर दिया गया, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, और वो मर्डर जनरल का सर काट कर ले गया। हमने उस रूम की पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी करी, लेकिन हमें उसमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला। फिर एलन उनकी बात समझ जाता और बैट्रिस बताती है कि इन सब के पीछे डीमन है और हम उसकी पावर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। एलन उन्हें बताता है कि उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना कि एक डीमन ने इंसान का मर्डर किया है, शायद से ये किसी तरह का एक पॉलिटिकल अफेयर होगा। जिस पर बैट्रिस कहती है कि कोई उन डीमंस की पावर का यूज कर रहा है। फिर इस बताते कि वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई है, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि इन सब के पीछे कौन है। एलन उन्हें बताता है कि उसको यहाँ पर ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिस पर उसको शक है। एलन की बात सुनने के बाद वो दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर हम जंगल में मिलेन को देखते हैं, जो कि उस फेनरिर के पास होती है। मिलेन सोचने लगती है कि एलन के पास ऐसी कौन सी पावर है जिस वजह से उसने इस फेनरिर के बैरियर को तोड़ दिया। फिर मिलेन होरेस के पास आती है और उसको इन्फॉर्मेशन देती है। होरेस मिलेन से कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ पर कुछ करना होगा, क्योंकि ऐसे खाली बैठने से उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सकता है। फिर होरेस मिलेन से सेंट और उसके एल्फ का सर काट कर लाने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद मिलेन थोड़ी हैरान
हैरान हो जाती है और ये देखकर होरेस उसके पास आता है। होरेस मिलेन से कहते हैं कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी मिलेन की गर्दन पर एक तरह का कर्स चैन आ जाता है जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हो जाती है और होरेस की बात मान लेती है। फिर हम नोएल को देखते हैं जो कि उस सोड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही होती है। एलन ने भी नोएल को उस सोड को इम्प्रूव करने के बारे में बता दिया था, जिसके बाद नोएल उस सोड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगती है, लेकिन बहुत ज्यादा काम करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर नोएल उस इंसिडेंट को याद करने लगती है जब होरेस वहाँ पर उस फेरनेर के साथ आया था। वो वेनेसा को मारना चाहता था क्योंकि वेनेसा बहुत ही अच्छी सोड सेंट है, जिस वजह से उन्हें इस बात का खतरा था कि उसका दुश्मन वेनेसा का यूज कर सकता है। इसलिए होरेस ने वेनेसा को मरवा दिया और जैसे ही फेरनेर नोएल की तरफ उसको मारने के लिए आ रहा था तभी वहाँ पर अकीरा आ जाती है और नोएल को बचा लेती है। अकीरा को देखकर होरेस समझ जाता है कि वो एक हीरो है और उसके डिवाइन सोड की वजह से फेरनेर भी घायल हो जाता है, जिस कारण होरेस उस फेरनेर के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर नोएल वेनेसा की डेड बॉडी के पास आती है और रोने लगती है। नोएल अकीरा से पूछती है कि वेनेसा की सोड का उस मोस्टर पर असर क्यों नहीं हुआ, जिसके लिए वेनेसा ने रात भर मेहनत की। इसलिए नोएल ने एक सोड सेंट बनने के बारे में सोचा। फिर अगली सुबह जब नोएल को होश आता है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पहले से बहुत ही ज्यादा लाइट फील कर रही होती है। नोएल बाहर आकर देखती है और सोचने लगती है कि इन सब के पीछे शायद से रीस होगी, लेकिन ये सब एलन ने किया था और नोएल के घर के पास ही था। नोएल दोबारा से उस सोड पर अपना काम शुरू कर देती है और उसका काम पूरा भी हो जाता है। फिर नोएल रात में उस सोड को लेकर वापस से जंगल में जाने लगती है। वो उस फेरनेर के पास आती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन उस फेरनेर पर नोएल के अटैक का असर नहीं हो रहा होता है और वो जाग जाता है। तभी वहाँ पर होरेस आ जाता है और नोएल से कहता है कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। फिर नोएल होरेस से पूछती है कि तुम मुझे मारना चाहते हो है ना, जैसे तुमने वेनेसा को मारा था। वेनेसा का नाम सुनने के बाद होरेस को याद आता है और वो नोएल से पूछते है कि तुम उस सोड सेंट की बात कर रही हो। ये देखकर होरेस खुश हो जाता है और नोएल से पूछते है कि तुम वही एल्फ हो जो कि वेनेसा के साथ थी, जिसे सुनने के बाद नोएल गुस्सा हो जाती है और उस फेरनेर पर अटैक करती है, लेकिन फेरनेर उसके अटैक से बच जाता है और नोएल को लात मारता है, जिससे कि नोएल जमीन पर नीचे गिर जाती है। फिर होरेस नोएल से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। वो नोएल को अपने साथ काम करने के लिए पूछता है और बताता है कि तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, क्योंकि फेरनेर का खाना बनने से अच्छा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे किसी काम आओगी। फिर नोएल होरेस से स्पेशल पावर के बारे में पूछती है, जिस पर होरेस बताता है कि इस दुनिया में 5 ही लोग ऐसे हैं जिनके पास स्पेशल पावर है और उनमें से कुछ हमारे लिए भी काम करते हैं। नोएल को मिलेन याद आती है जो कि होरेस के साथ थी और होरेस से उसके बारे में पूछती है। होरेस नोएल को बताता है कि मिलेन का होमलैंड और फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, पर वही अकेली बच गई और हमने उसको अपने साथ रख लिया, लेकिन उसके घर और फैमिली को हमने खत्म किया था। नोएल होरेस से कहती कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी चाहे उसकी मौत क्यों न हो जाए। इतना सुनने के बाद होरेस फेरनेर से नोएल पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और नोएल को बचा लेता है। एलन को वहाँ पर देखकर होरेस उससे कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर गलती कर दी और बताता है कि अब सेंट की जान खतरे में, क्योंकि मैंने अपने एक सर्वेंट को रीस का सर काट के लाने के लिए भेजा है। इधर हम मिलेन को देखते हैं जो कि गायब होकर रीस के पास उसको मारने के लिए आ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर आती है तो उसकी पावर काम नहीं करती है और वो दिखने लगती है। फिर एलन होरेस से कहता है कि तुम मिलेन की बात कर रही हो पर वो रीस को नहीं मार पाएगी। एलन बताता है कि उसने रीस के पास एक बैरियर बनाया जिससे कि मिलेन की पावर काम नहीं करेगी। ये सुनकर होरेस हैरान हो जाता है और एलन से इसके बारे में पूछता है। एलन होरेस को बताता है कि इस तरह का इंसिडेंट उसके पास्ट में बहुत बार आ चुका है, पर होरेस को एलन की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इधर मिलेन रीस पर अटैक करने लगती है, लेकिन बैटरीज उसको बचा लेती है और मिलेन से फाइट करने लगती है। रीस मिलेन को कुछ अजीब लग रही होती है, जिस वजह से वो बैटरीज को रुकने के लिए कहती है। बैटरीज रीस की बात मान लेती है और इतने में मिलेन बैटरीज पर अटैक करके उसको नीचे गिरा देती है। फिर मिलेन रीस को मारने के लिए उस पर अटैक करती है, पर वो रीस को नहीं मार पा रही होती है। ये देखकर रीस थोड़ी हैरान हो जाती है। तभी बैटरीज मिलेन पर पीछे से अटैक करके उसको बेहोश कर देती है। इधर एलन को पता चल जाता है कि रीस अब सेव है। फिर वो होरेस से कहता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, जिसे सुनने के बाद होरेस एलन से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। फिर एलन होरेस से कहता है कि तुम जो समझना चाहते हो वो समझ सकते हो, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। होरेस को एलन पर गुस्सा आने लगता है और वो फेरनेर को एलन पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन एलन उस फेरनेर को एक ही अटैक में मार देता है और ये देखकर होरेस को यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका फेरनेर हार गया। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और एलन नोएल को उठाकर वापस से रीस के पास जाने लगता है। इधर रीस भी उन दोनों का वेट कर रही होती है। फिर जैसे ही रीस उन दोनों को वहाँ पर देखती है तब वो एलन से पूछती है कि क्या नोएल ठीक है। एलन बताता है कि नोएल सो रही है। तभी नोएल उठ जाती है और एलन से पूछने लगती है कि वो उसके ऊपर क्यों बैठी है। फिर वो एलन को मानने लगती है कि बिना उसके परमिशन के एलन ने उसको क्यों उठाया। उसके बाद वो सभी मिलेन के पास आते जिसे उन्होंने पकड़ कर रखा होता है। एलन रीस से पूछता है कि हम इसका क्या करें, जिस पर रीस बताती है कि उसको मिलेन बुरी नहीं लगती है, इसलिए उन्हें मिलेन को छोड़ देना चाहिए। पर बैटरीज इस बात को नहीं मानती है और रीस से कहती है कि इस लड़की ने आपको मारने की कोशिश की है, इसलिए हम
रीस को ऐसे नहीं छोड़ सकते। एलन सभी से कहता है कि हमें इसको वापस से घर भेज देना चाहिए जहाँ से ये आई है। फिर मिलियन बताती है कि उसका कोई भी नहीं है और वो अब अकेली है, जिसे सुनने के बाद नोएल अपना पास्ट याद करने लगती है जब वेनेसा ने उसको जंगल से बचाकर अपने घर लाई। फिर नोएल मिलियन के पास आती है और उसकी रस्सी को काट देती है। उसके बाद वो सभी से कहती है कि वो मिलियन को अपने साथ घर लेकर जाएगी, जिस पर बैट्रिस नोएल से कहती है कि अगर इसने दोबारा से रीस को मारने की कोशिश की तब हम क्या करेंगे। नोएल बताती कि वो मिलियन को ऐसा नहीं करने देगी और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसको सबक सिखाएगी। मिलियन नोएल की बात सुनने के बाद रोने लगती है और एलन को भी लगने लगता है कि यहाँ की प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। फिर एलन वापस से जंगल में जाता है क्योंकि उसको वहाँ पर डीमन महसूस हो रहा होता है, जिसके बाद एलन अपनी सोर्ड से वहाँ पर अटैक करता है। इधर हम होरेस को देखते हैं जो कि उस गांव से बहुत ही दूर आ गया था। तभी वहाँ पर एक डीमन आ जाता है और होरेस को मार देता है। फिर जैसे ही एलन वहाँ पर आता है तो उसको वहाँ पर होरेस की हेड दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उसको आने में थोड़ी देर हो गई। इसके बाद हम एलन के फादर को देखते हैं और वो डीमन एलन के फादर के पास आकर उन्हें बताता है कि उसका काम पूरा कर दिया। जिसके बाद ब्रीड डीमन से कहते हैं कि तुम सेंथ और उसके एल्फ को मारने में फेल हो गए हो, लेकिन तुमने बस एक जर्नल को ही मारा है और उसका सर काट लिया है, पर तुम अभी तक सेंथ को नहीं मार पाए। शायद से ये काम डीमंस के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हमें इस डीमन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। डीमन को ब्रीड की बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी से कहता है कि वो जल्दी सेंथ और उसके सभी दोस्तों को मार देगा। फिर अगली बारी आर्क डिसोप की होगी, जिस पर ब्रीड अपने फादर से कहता है कि आर्क डिसोप को वो हैंडल कर सकता है। फिर वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो आर्क वाले मैटर को देखे। फिर वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो आर्क डिसोप वाले मैटर को देखो। उसके फादर ब्रीड से पूछते कि क्या तुम ये काम कर लोगे, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल है। जिस पर ब्रीड बताता है कि वो अपने बड़े भाई की तरह कोई फेलियर नहीं है, इसलिए वो ये काम जरूर पूरा करेगा। हम रीस को देखते हैं जो कि अपने अंकल के साथ होती है, लेकिन तभी उन पर मॉन्स्टर अटैक कर देता है। फिर रीस के अंकल कैरेज से बाहर आकर उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। तभी एक मॉन्स्टर रीस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसके अंकल उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फिर वो उस पर अटैक करता है, जिससे कि वो दोनों पहाड़ से सीधा नदी में गिरते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन रीस और बैट्रिस के साथ गांव में आया होता है, जहां पर सभी लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर एलन उन सभी से फेस्टिवल के बारे में पूछता है, जिस पर गांव के लोग उन्हें बताते हैं कि इस फेस्टिवल में भूत बनकर लोग डांस करते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। ये सुनकर बैट्रिस थोड़ा घबराने लगती है। फिर वो लोग उन्हें बताते हैं कि इस फेस्टिवल में सभी लोग भूत के कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करते हैं। उसके बाद रीस उनसे सिल्वर आर्मर वाले नाइट के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसको पता चला था कि एक नाइट इस गांव में है। फिर गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर किसी भी सिल्वर नाइट के बारे में नहीं सुना है। उसके बाद एलन नोएल की बात को याद करने लगता है। नोएल ने उन्हें बताया होता है कि उसके पास एक क्लाइंट आता है जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन वो अपने रॉयल फैमिली से बहुत ही नफरत करता था, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था, जिस वजह से वो एक भूत बन गया। और ये सुनकर बैट्रिस बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर नोएल और मिलन बैट्रिस का मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसको भूत से डर लगता है। नोएल की बात सुनने के बाद रीस डिसाइड करती है कि वो उस गांव में जाके इस बारे में पता लगाएगी। एलन रीस से कहता है कि इस गांव के बाहर एक ग्रेवयार्ड है, इसलिए हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। फिर वो सभी ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं और उन्हें वहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आ जाता है और उन सभी को गांव के चीफ के घर पर लेकर जाता है। उसके बाद वो आदमी वापिस से गाँव में चला जाता है, क्योंकि उसको फेस्टिवल के काम करने थे। इधर गांव के चीफ को भी उस सिल्वर आर्मर वाले नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिस वजह से वो उन सभी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते। फिर चीफ उन सभी से कहते कि तुम इस गांव में आ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस फेस्टिवल को देखकर जाना चाहिए। एलन और सभी चीफ की बात मान लेते हैं और उनके घर में ही रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं। फिर इस रात को सोते हुए अपना पास्ट याद करने लगती है, जहाँ वो कास्टल के गार्डन में होती है और उससे मिलने के लिए उसके अंकल आए होते हैं, जिसे देखकर रीस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें फादर कहने लगती है। फिर उसके अंकल उसको समझाते हैं कि वो उसके फादर नहीं है, जिस पर रीस उनसे कहते हैं कि आप मुझे मेरे फादर की तरह ट्रीट करते हो, इसलिए आप ही मेरे फादर हो। उसके बाद रीस के अंकल उससे कहते हैं कि तुम्हें दूसरों पर भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूचर में तुम्हें किसी और की जरूरत भी पड़ सकती है, इसलिए तुम्हें उन सब पर ट्रस्ट करना आना चाहिए। इसके बाद रीस उठ जाती है और विंडो के पास आकर बाहर देखने लगती है। तभी उसको बाहर उसके अंकल दिखाई देते। फिर इस उनके पीछे पीछे जंगल में जाने लगती है। तभी जमीन के नीचे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बाहर निकलते और उन्हें देखकर रीस बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे ही रीस को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक सपना है। इधर रीस के रूम में एलन भी उसको देखने के लिए आया होता है। रीस एलन को देखकर उसको हक कर लेती है और एलन भी समझ जाता है कि अभी रीस ने शायद से कोई बुरा सपना देखा होगा। अगले दिन शाम को गांव के सभी लोग डीमन कॉस्ट्यूम पहनकर फेस्टिवल के लिए आने लगते हैं। उसके बाद वो सभी बोनफायर के आगे डांस करने लगते हैं। एलन बाकी सभी के साथ वहाँ पर वो फेस्टिवल देखने के लिए आया होता है। फिर बैट्रिस उनसे कहती है कि इस तरह डीमन बनकर डांस करना किंगडम के लिए सही नहीं है, जिस पर एलन बैट्रिस से कहता है कि तुम्हें इन सब को रोकना चाहिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। फिर एलन अपनी स्प्रिट आई से चेक करता है और सोचने लगता है कि अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको अंदर से कुछ अजीब फीलिंग आ रही होती है। तभी वो आदमी उसके पास फिर से आ जाता है, जो कि उन्हें ग्रेवयार्ड में मिला होता है। वो उन सभी को डांस करने के लिए कहता है, जिस पर रीस बताती है कि वो यहीं पर रहकर इस फेस्टिवल को देखेगी, इसलिए वो एलन और बैट्रिस को एंजॉय करने के लिए कहती है। फिर एलन और बैट्रिस दोनों बोनफायर के पास जाने लगते हैं।
इधर रिस को तभी अपने पीछे उसके अंकल दिखाई देने लगते, फिर रिस उनके पीछे जाने लगती है। फिर वो दोनों जंगल में पहुंच जाते और रिस अपने अंकल से पूछने लगती कि वो इतने दिनों से कहाँ थे, क्योंकि जब सभी नाइट्स उन्हें वहाँ पर ढूंढने के लिए गए थे तो वो वहाँ पर नहीं थे। लेकिन रिस को इस बात पर यकीन था कि उसके अंकल अभी भी ठीक होंगे। फिर उसके अंकल बताते कि मैं छुप गया था और रॉयल फैमिली से बदला लेने की कोशिश करने लगा, जिसे सुनने के बाद रिस हैरान हो जाती। फिर वो अपने अंकल से इस बारे में पूछने लगती है, जिस पर उसके अंकल रिस को बताते कि मेरा बड़ा भाई जो कि तुम्हारा फादर है वो तुम्हें मारना चाहता है, क्योंकि वो उन सभी लोगों को मारना चाहता है जिन्हें गॉड ने स्पेशल पावर दी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इस दुनिया के लिए और उनके किंगडम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर उसके अंकल रिस से कहते हैं कि तुम मेरे साथ अपने फादर से बदला लेने के लिए मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन रिस इस बात पर मना कर देती है और फिर वो अंकल से कहती है कि आपने मुझे ये बात बताई है कि हमें दूसरों पर ट्रस्ट करना चाहिए, इसीलिए हम इस मैटर को बात करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस पर इसके अंकल गुस्सा हो जाते हैं और उनको मारने के लिए उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और उन्हें रोक देता है। एलन को देखने के बाद रिस के अंकल उसको पहचान लेते हैं और उसको फेलियर कहते हैं, जिसके बाद एलन और रिस के अंकल के बीच में आपस में फाइट होने लगती है और एलन उन पर लगे मैजिक स्पेल को हटा देता है, जिसके बाद उसके अंकल ठीक हो जाते हैं। फिर और रिस से कहते हैं कि अभी जो मैंने बातें कही थी वो सच नहीं है, क्योंकि किसी ने उस पर अपने मैजिक स्पेल का यूज किया था और वो उस डीमन के कंट्रोल में थे। फिर वो बताते कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद वो उन्हें अपना पास्ट बताते कि वो रॉयल फैमिली में सेकंड हायर थे, इसलिए किंगडम में उनकी ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती थी और लोगों को लगता था कि वो अपने बड़े भाई की वजह से ही सब कुछ है, जिस वजह से उसके अंकल ने बहुत ही मेहनत की और किंगडम की आर्मी के वॉइस कमांडर बन गए। पर वो हमेशा रिस का अच्छा चाहते थे, इसलिए वो रिस को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते थे। फिर उसके अंकल एलन से 2 बातों की रिक्वेस्ट करते और एलन उनकी बात मान लेता है, जिसके बाद वो एलन से कहते कि तुम्हें हमेशा रिस के साथ रहना होगा और उसको प्रोटेक्ट करना होगा। एलन उनकी बात मान लेता है। फिर उसके अंकल उसको दूसरी बात बताते हैं कि वो उससे बैटल करना चाहते हैं। एलन इसके लिए भी मान जाता है। फिर रिस इससे इसका रीजन पूछती है, जिस पर एलन बताता है कि तुम्हारे अंकल ये देखना चाहते हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लायक हूँ या नहीं। इसके बाद वो उनसे फाइट करने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि रिस के अंकल नीचे जमीन पर पड़े होते हैं और आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और इससे कहते हैं कि तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा और इसके लिए उसको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर और इससे कहते हैं कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। इतना कहने के बाद उनकी मौत हो जाती है और रिस ये देखकर रोने लगती है। इसके बाद एलन वापस से गाँव में आ जाता है और गाँव के चीफ से बातें करने लगता है। चीफ एलन से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला, जिस पर एलन बताता है कि उसको शुरू से यहाँ के बारे में पता चल गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीफ भी एक डीमन होता है और फिर अपने पावर से उन सभी ज़ॉम्बी को बुलाकर कंट्रोल करने लगता है। असल में चीफ ही रिस के अंकल को अपनी पावर से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एलन उन सभी को अपनी सोर्स से एक ही अटैक में काट देता है। जिसके बाद उसको वहाँ पर एक स्टोन मिलता है। इधर डीमन जब ये बात एलन के फादर को बताता है कि वो अपने प्लान में एक बार फिर फेल हो गया, तो ब्रिट इस बात को सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और उसके फादर बताते हैं कि आर्चबिशप भी हमारे ही साथ है, इसलिए हमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इधर एलन और सभी वापस से किंगडम की ओर जा रहे होते हैं और एलन सोच रहा था कि इन सब से ब्रिट भी रिलेट है। फिर बैटरीज बताती है कि हमारे एक जर्नल को मार दिया गया है और अभी दूसरे जर्नल किंगडम में इस इंसिडेंट के बारे में पता लगा रहे हैं। तभी रिस के पास एक मैसेज आता है कि जनरल श्रीवल वापस आ चुके हैं और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। हम वेस्टफेल्ड फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर एलन की मदर की डेथ हो चुकी थी और इस बात से उसके फादर को बहुत ही बुरा लगा। लेकिन ब्रिट ने जब अपने फादर को देखा तो उसको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। फिर कुछ सालों बाद जब ब्रिट अपने फादर से बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे बात नहीं करते थे, जिसे देखकर ब्रेट को बहुत ही बुरा लगने लगा। और जब एलन ब्रेट के पास आता है तो ब्रेट उस पर गुस्सा करने लगता है। वो एलन से कहता है कि तुम भी फादर की तरह ही और तुम्हें बाकी किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब एक दिन ब्रेट अपने फादर के पास आता है तो उसके फादर ब्रेट से कहते हैं कि हमारे बदले का टाइम आ चुका है, इसलिए हम किंगडम और गोड्स दोनों से बदला लेने वाले हैं। और इतना कहने के बाद वो उस लेटर को जला देते हैं। फिर वो हंसने लगते हैं और ये देखकर ब्रिट सोचने लगता है कि अब वो उस किंगडम को अपने हाथ में रखेगा। इधर किंगडम में सभी लोग ये सोच रहे होते हैं कि जनरल श्रीवल वापस कैसे आ गया, क्योंकि उसकी तो मौत हो चुकी थी। इसके बाद हम कैप्टन एडवर्ड को देखते हैं, जो कि वॉइस कैप्टन क्लार्क के साथ टाउन में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी क्लार्क एडवर्ड से पूछते हैं कि क्या जनरल श्रीवल सही में वापस आ गए या फिर वो कोई इम्पोस्टर है। जिस पर कैप्टन एडवर्ड बताते हैं कि अभी हमारा मेन काम इस किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन हम इस बात को नहीं बोल सकते कि क्लार्क ने इस किंगडम को बहुत बार प्रोटेक्ट किया है, इसलिए हमें जल्दी से इन सब के बारे में पता लगाना होगा। तभी उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो आर्क शिपर होता है। फिर कैप्टन आर्क बिशप से पूछते हैं कि आप इस जगह पर क्या कर रहे हो और उसके साथ कोई गार्ड क्यों नहीं है। आर्क बिशप एडवर्ड से कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। एडवर्ड आर्क बिशप की बात मान लेता है। फिर क्लर्क एडवर्ड से कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिस पर एडवर्ड उसको मना कर देता है और बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर रहना जरूरी है और वैसे भी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर जब वो आर्क बिशप के साथ रूम में जाता है तभी वहाँ पर एडवर्ड के पीछे कोई अटैक करता है, जिसे एडवर्ड रोक लेता है और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि एलन के फादर सिराग होते हैं। एडवर्ड सिराग को देखकर उससे पूछते कि मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ की मौत के बाद से नहीं देखा, क्योंकि तुम उसके मौत के बाद जल्दी कभी इस जगह पर नहीं आए थे।
फिर सिराक एडवर्ड से फाइट करने लगता है और सिराक उसको बताता है कि मैंने तुमसे बहुत बार फाइट की है पर हर बार तुम जीत गए, लेकिन इस बार इस फाइट को मैं जीतने वाला हूँ। एडवर्ड सिराक से इसके पीछे का रीजन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर सिराक बताता है कि आर्कबिशप मेरे साथ है और मुझे इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस किंगडम और यहाँ के सभी लोगों की पावर को खत्म कर दूंगा। इधर हम ब्रिट को देखते हैं जो कि किंगडम की ओर जा रहा होता है। फिर ब्रिट अपने पास्ट को याद करने लगता है जब उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तब इस बारे में उसने एलन से पूछा था, जिस पर एलन बताता है कि एक दिन हर इंसान को मरना होता है, इसलिए हम इसको बदल नहीं सकते। उसके बाद जब ब्रैट ने एलन से फेलियर के बारे में पूछा था, तब एलन ने बताया कि फेलियर वो होता है जिसके पास किसी भी तरह की पावर नहीं होती है, लेकिन उसको फेलियर कहना गलत है क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती है और बाकी सबसे अलग होते हैं। फिर ब्रैट एलन से कहता है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो क्योंकि फादर ने उसको एक फेलियर कहा था। कुछ सालों बाद जब ब्रैट ने अपनी पावर को एक्टिव कर लिया था, तब उसके फादर उससे बहुत ही खुश हुए, लेकिन उन्होंने एलन को फेलियर बताया जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। ये सुनकर ब्रैट को बहुत ही बुरा लगा और उसने जब एलन से इस बारे में पूछा था, तब एलन ब्रैट को बताता है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बात पर ब्रैट को गुस्सा आ गया। फिर वो एलन से कहता है कि तुम हमेशा से ही ऐसे हो, तुम्हें बाकी किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद एलन ब्रैट से कहता है कि तुमने अपनी पावर को अचीव कर लिया, पर तुम लाइफ में ऐसा डिसीजन लेना जिससे कि तुम अपनी पावर का गलत यूज करना पड़ जाए, क्योंकि तुम इससे एक गलत इंसान बन सकते हो। तभी ब्रैट सोचने लगता है कि वो इन सब बातों को याद क्यों कर रहा है। फिर उसके पास एक डीमन आता है और ब्रैट से कहता है कि हम जल्दी से किंगडम में पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल कैप्टन एडवर्ड है, जो कि अपनी पावर की मदद से किसी की भी पावर को खत्म कर सकता है, जिस वजह से उसने बैटलफील्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर को खत्म किया और किंगडम को प्रोटेक्ट किया। फिर ब्रैट बताता है कि कैप्टन एडवर्ड से लड़ने के लिए मेरे फादर गए और उन्हें कुछ भी होता है तो मैं अपनी पावर का यूज करके उन सभी को खत्म कर दूंगा। ब्रैट के पास जो पावर होती है उसकी मदद से वो किसी की भी पावर को ऑब्जर्व करके यूज कर सकता है। फिर एक और डीमन वहाँ पर आ जाता है और उन्हें बताता है कि हीरो यहाँ पर पहुंच चुका है, इसलिए हमें सबसे पहले उसको रोकना होगा। फिर वो डीमन ब्रैट से कहता है कि मेरे से इस बार कोई गलती नहीं होगी और हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा, वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। इधर हीरो अकीरा सारा के साथ किंगडम में आ गई होते, फिर उन सभी को डीमन घेर लेते, जिसके बाद वो अकीरा से कहता है कि अगर तुम अकेले यहाँ पर होते तो हम तुम्हें नहीं हरा पाते, लेकिन तुम्हारे साथ यहाँ पर एक बच्ची भी है। उसके बाद वो अपने मैजिक से उस बच्ची पर अटैक करते हैं, जिससे कि सारा के सर में दर्द होने लगता है। फिर डीमन अकीरा से कहते हैं कि तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा कि तुम यहाँ से भागना चाहती हो या फिर इस बच्चे के साथ यहीं पर खत्म होना चाहती हो। जिसे सुनने के बाद सारा अकीरा को यहाँ से भागने के लिए कहती है। ये सुनकर अकीरा हैरान हो जाती है और सारा से कहती है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाने वाली है। फिर वो सभी डीमन उन पर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। इधर हम क्लर्क को देखते हैं जो कि कुछ गार्ड के साथ कैप्टन एडवर्ड को ढूंढने के लिए जा रहा होता है। फिर गार्ड क्लर्क से पूछते हैं कि कैप्टन स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें उनके बारे में ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उनके आगे एक डीमन आ जाता है और क्लर्क उसे देखकर समझ जाते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम में से इसे कोई भी नहीं हरा सकता है। इसके बाद हम आर्कबिशप और कैप्टन एडवर्ड को देखते हैं जो कि किंगडम में सभी लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आए होते हैं। आर्कबिशप सभी को बताता है कि गॉड ने उन्हें जो भी स्किल दी है, असल में उस स्किल की वजह से वो गॉड की स्लैब बन चुके हैं, इसलिए आज से उन्हें अपनी स्किल को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो अपनी लाइफ को खुद के हिसाब से जी सके। पर लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी पावर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो पावर उन्हें स्ट्रॉन्ग बताते हैं। जिसके बाद वहाँ पर ब्रेट आ जाता है। फिर ब्रेट सभी को इसके बारे में समझाने लगता है कि उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें अपनी पावर की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो उन्हें एक मॉन्स्टर को दिखाता है और बताता है कि ये मॉन्स्टर अकेला ही 10,000 सोल्जर के बराबर है, इसलिए हमें अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए और अपनी पावर को हमेशा के लिए रिलीज कर देना चाहिए, जिससे कि हम गॉड के स्लेव ना बन सके। फिर वो लोग बताते हैं कि हम इस पावर को भला कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, जिस पर ब्रेट बताता है कि मेरी पावर की मदद से मैं सभी की पावर को उन सभी से अलग कर सकता हूँ। उसके बाद वहाँ पर एक डीमन आता है और फिर जैसे ही लोग उस डीमन को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। ब्रेट सभी को समझाता है कि हमें डीमन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सभी हमारी मदद कर सकते हैं, ये सब हमें अपनी पावर से प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इधर हम क्लर्क को देखते हैं जिस पर वो डीमन अटैक करने लगता है और सभी नाइट्स को खत्म कर देता है। तभी वहाँ पर बैटरीज आ जाती है और दूसरी तरफ जब सिराक कैप्टन एडवर्ड को हरा रहा होता है, तब कैप्टन एडवर्ड को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पावर सिराक पर असर नहीं हो रही होती है। फिर सिराक एडवर्ड को बताता है कि पावर से ज्यादा लेवल मैटर करता है और मैंने अपने लेवल को बहुत ही बढ़ा लिया है। जैसे ही वो कैप्टन एडवर्ड को मारने के लिए जा रहे थे, तभी रूम के अंदर से एक डीमन आता है, जिसे देखकर सिराक कहता है कि ये हमारे साथ है, पर वो डीमन सिराक पर ही अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अकीरा होती है और सिराक को देखकर ये यकीन नहीं हो रहा होता है। उसके बाद हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर अकीरा ने सब डीमंस पर अटैक कर दिया था, तब उसके ऊपर एक बैरियर बन गया। फिर अकीरा को याद आता है कि एलन ने उस पर कोई भी मैजिक स्पेल का यूज नहीं किया था। उसके बाद अकीरा ने उन सभी डीमंस को खत्म कर दिया और सीधा यहाँ पर आ गई। दूसरी तरफ ब्रिट सभी लोगों से उनकी पावर लेने के लिए रेडी हो चुका था और सोचने लगता है कि जब वो इन सब की पावर को ऑब्जर्व कर लेगा तब उसको कोई भी नहीं हरा पाएगा और वो इस किंगडम को अपने हाथ में कर लेगा। लेकिन ब्रिट वहाँ पर एलन को देखता है और उसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। फिर वो एलन से कहता है कि तुम जैसा फेलियर यहाँ पर क्या कर रहा है, कि एलन ब्रिट को रोकने के लिए आया होता है। पर ब्रिट एलन को वहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर सभी लोगों के सामने ब्रिट की सच्चाई पता चल जाती है
क्योंकि वो गुस्से में सभी को अपना असली मकसद बता देता है और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर ब्रिट जोर जोर से हंसने लगता है और अपने मैजिक का यूज करके कुछ नाइट्स को कंट्रोल करने लगता है। वो उन सभी नाइट को कंट्रोल करके लोगों पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलन उसके मैजिक को खत्म कर देता है। ये देखकर ब्रिट और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि एलन ने उसकी पावर को कैसे खत्म कर दिया, क्योंकि वो तो एक फेलियर था। जिसके बाद वो फिर से एलन पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एलन ब्रिट को एक जोर से पंच मारता है, जिससे कि ब्रिट जमीन पर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर एलन रिस के पास आता है, जो कि एक बच्चे को बचा लेती है। उसके बाद एलन रिस को बताता है कि वो अपने फादर को रोकने के लिए जा रहा है, जिस पर रिस एलन से पूछती कि ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही पेनफुल होगा, क्योंकि तुम अपने फादर से लड़ने के लिए जा रहे हो। फिर एलन रिस को बताता है कि वो एक फेलियर है, इसलिए उसको इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर बैटरीज के सामने एक डीमन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेलन आ जाती है और मेलन को वहाँ पर देखकर डीमन भी समझ जाता है कि ये वही लड़की है जिसे हॉर्स ने अपना स्लेव बनाया था। उसके बाद मेलन और बैटरीज उस डीमन को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद वहाँ पर क्लर्क आता है और बैटरीज को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। फिर बैटरीज भी सभी नाइट और क्लर्क से कहती है कि हमें ये किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वहाँ पर नोएल आ जाती है और वो अपने साथ बहुत सारे वेपन्स लेकर आई होती है। दूसरी तरफ अकीरा और एडवर्ड दोनों सिराग से लड़ रहे होते हैं। सिराग के पास डीमन की पावर को देखकर एडवर्ड सिराग से पूछता है कि तुम डीमन का साथ क्यों दे रहे हो, जिस पर सिराग एडवर्ड को बताता है कि मैं गॉड और इस किंगडम से अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। एडवर्ड सिराग को समझाता है कि अगर मारियल यहाँ पर होती तो वो ये सब नहीं चाहती। फिर सिराग एडवर्ड को बताता है कि उसने मारियल की डेथ को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने उस समय अपनी सारी उम्मीद खो दी। इसलिए वो उस बात को कभी भूल नहीं पाया, क्योंकि मारियल के साथ बहुत ही गलत हुआ था। फिर सिराग बताता है कि मारियल को गॉड गिफ्ट मिला था कि वो एक सीक्रेट मदर है, इसलिए वो जिस बच्चे को जन्म देगी वो एक हीरो बनेगा। लेकिन जिस बच्चे को मारियल ने जन्म दिया था वो एक फेलियर था। फिर उसके बाद मारियल की मौत हो गई और इन सब के पीछे गॉड की ही गलती है, क्योंकि अगर उसने उसके डेथ को लिखा था तो इस दुनिया को भी गायब हो जाना चाहिए। इसलिए मैं मारियल की मौत का बदला उन सब से लेकर आऊंगा। इतना कहने के बाद सिराग की बॉडी में से बहुत ही सारी पावर बाहर आने लगती है। अकीरा सिराग से कहती है कि तुम किसी अपने इंपोर्टेंट के चले जाने के बाद अपना दर्द नहीं सह पा रहे हो, इसलिए ये सब कह रहे हो, जिसे सुनने के बाद सिराग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करके अकीरा पर अटैक करता है, लेकिन अकीरा उसको अटैक को ब्लॉक कर लेती है, पर वो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिस वजह से अकीरा दीवार में जाकर टकराती है। एडवर्ड को सिराग के अंदर से बहुत ही खतरनाक पावर फील हो रही होती है, जिस वजह से वो उसको रुकने के लिए कहता है, पर सिराग एडवर्ड पर भी अपनी पावर से अटैक करता है, जिससे कि डार्क एनर्जी एडवर्ड को घेर लेती है और फिर एडवर्ड को उस एनर्जी के अंदर सिराग की सैडनेस फील हो रही होती है, जिसके बाद वो सिराग के पास जाने लगता है और उससे माफी मांगता है। ये सुनकर सिराग भी नॉर्मल हो जाता है, पर तभी सिराग अपनी सोर्ड से एडवर्ड पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एडवर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर सिराग अकीरा को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, पर तभी वहाँ पर एलन आकर अकीरा को बचा लेता है। एलन को वहाँ पर देखकर सिराग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पर एलन उसकी बात नहीं मानता है और सिराग गुस्से में एलन पर अटैक कर देता है, लेकिन एलन उस अटैक को ब्लॉक करके खत्म कर देता है। और ये देखकर सिराग को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसकी पावर का असर एलन पर क्यों नहीं हुआ। फिर वो एलन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो, जिस पर एलन बताता है कि मैं एक फेलियर हूँ, जैसा आपने मुझे बताया था, पर मैं फेलियर होने के बाद भी मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता हूँ जो मेरे साथ है, इसलिए मैं उन सभी की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और अगर मोम यहाँ पर होती तो वो भी ऐसा ही चाहती। ये सुनने के बाद सिराग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एलन से कहता है कि तुम अपनी मोम के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। फिर वो डार्क पावर से एलन पर अटैक करता है, जिससे कि एलन भी उनकी डार्क पावर के अंदर चला जाता है। उसके बाद एलन को भी अपने फादर की सभी यादें दिखाई देने लगती है, वो बहुत ही सैड मेमोरीज होती है। ये देखकर एलन को भी फील होने लगता है कि उसके फादर एक सेंसिटिव इंसान थे, पर एलन को ये बात कभी पता ही नहीं चली, क्योंकि एलन ने कभी अपने फादर को जानने की कोशिश नहीं की और उनकी फीलिंग को भी नहीं समझा, जिस वजह से एलन को भी कभी दर्द फील नहीं होता था, चाहे उसका कोई इंपॉर्टेंट ही क्यों न मर जाए। पर एलन इस बात के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन अब एलन के पास ऐसे लोग जिनके बारे में वो सोचता है कि वो सभी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से एलन उन सभी को बचा कर रखेगा। फिर एलन अपनी पावर का यूज करके सिराग पर अटैक करता है और उनकी डार्क पावर से बाहर आ जाता है। इधर सिराग को भी और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है, जिस वजह से पूरे किंगडम में डार्कनेस फैलने लगती है और इस किंगडम के सभी लोगों में डर फैलने लगता है। पर इस उन सभी को समझाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। इधर एलन भी अपनी पावर का यूज करके अपने फादर पर अटैक करता है। उसके बाद एलन उस डार्क पावर के सोर्स के पास पहुंचता है और वो अपने फादर से माफी मांगने लगता है कि वो उन्हें कभी भी नहीं समझ पाया। फिर एलन अपनी सोर्स से उस सोर्स पर अटैक करता है, जिससे कि वो सोर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद सिराग के पास एक बटरफ्लाई आती है और सिराग की बॉडी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। इधर किंगडम से भी सारी डार्क एनर्जी गायब होने लगती है। उसके बाद हम एलन को देखते हैं, जो कि किंग से मिलने के लिए आया होता है। किंग एलन को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर किंग एलन से पूछते हैं कि उसको इस बहादुरी के लिए क्या चाहिए, उसको कुछ भी देने के लिए रेडी है। इसलिए किंग एलन को वेस्टलैंड का ड्यूक बनने का ऑफर देते हैं, पर एलन इस ऑफर को मना कर देता है। फिर जब किंग से एलन इस बारे में पूछते कि उसने ये ऑफर रिजेक्ट क्यों किया, जिस पर किंग बताते कि मैंने एलन के बारे में बहुत ही सुना है कि वो मेरी बेटी को बहुत पसंद करता है, लेकिन एलन ने इस किंगडम के साथ साथ मेरी सबसे कीमती चीज को भी बचाया, इसलिए मैं उसका एहसान कभी भी नहीं भूलने वाला हूँ।
पर मैं उसके डिसीजन को भी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि उसने कुछ सोच के इस ऑफर को रिजेक्ट किया होगा। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि मिलेन और नोवेल के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर रीस आ जाती है और वो एलन से कहती है कि वो भी उनके साथ जाने वाली है। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर रीस बताते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से वेस्टफील्ड जा रही है क्योंकि उसके फादर ने उसको वेस्टफील्ड का डकी बना दिया है, जिस वजह से अब वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रीस की हो गई है। इसी कारण से रीस को वेस्टलेफ्ट जाना होगा और वहाँ के सारे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना होगा। फिर एलन कहता है कि ये सब डिसाइड हो चुका है तो तुम मेरे साथ भी चल सकती हो। उसके बाद नोएल रीस से पूछती है कि बैट्रिस कहाँ पर है और वो हमारे साथ क्यों नहीं जाने वाली है, जिस पर रीस बताती है कि बैट्रिस रॉयल फैमिली की गार्ड है लेकिन मैं अब रीस वेस्टफील्ड हूँ, जिस वजह से उसको अब मेरा गार्ड बनने की जरूरत नहीं है, अब वो फ्री है। उसके बाद रीस बताती है कि वो एलन के साथ ज्यादा सेफ फील करती है इसलिए अब से वो उसके साथ रहने वाली है। फिर वो सभी वहाँ से वेस्टफील्ड की ओर जाने लगते हैं। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मैंसन के अंदर होती है और वो अपनी स्पिरिट आइज की मदद से कुछ देख रही होती है। फिर वो एलन के बारे में सोचने लगती है कि एलन को इस दुनिया में भेजने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा। हम एलन के पास्ट लाइफ को देखते हैं जब वो एक हीरो था, पर उसने अपने लास्ट टाइम में एंजल से ये विश किया था कि वो कभी भी दोबारा से हीरो नहीं बनना चाहता है, इसलिए वो उसको एक नॉर्मल लाइफ दे दे। एंजल भी एलन की ये बात सुनकर रोने लगती है और उसकी ये विश पूरा करती है। फिर जब एलन सोकर उठता है तो उसको पता चलता है कि उसने जो भी अभी सब देखा है वो सब बस एक सपना था। उसके बाद एलन नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है और रीस ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर रखा था। फिर वो एलन से कहते हैं कि हम सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। एलन रीस की बात मान लेता है और जब वहाँ पर मिलेन और नोएल आती है तो रीस नोएल को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि नोएल ने बहुत ही कम कपड़े पहने हुए थे और एलन नोएल से कहता है कि तुम्हें अच्छे से ड्रेसिंग सेंस के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आना चाहिए। फिर नोएल बताती है कि वो इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है और वैसे भी एलन ने उसको ऐसे बहुत बार देखा है। जिसे सुनने के बाद रीस एलन से कहती है कि ऐसा कब हुआ। वो लगातार एलन से इस बारे में पूछने लगती है। उसके बाद सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और एलन उन्हें बताता है कि जब नोएल सोड बना रही होती है तब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हीट होती है, इसलिए नोएल कम कपड़ों में रहकर काम करती है। फिर नोएल बताती है कि ये सब उसके लिए बहुत ही आम बात है, इसलिए उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो एलन को जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है और बताती है कि तुम मेरे साथ वेपन की टेस्टिंग के लिए चल रहे हो। फिर रीस बताती है कि एलन मेरे साथ यहाँ पर पेपर वर्क में मदद करने वाला है और मिलेन बताती है कि आज एलन उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा। ये सुनकर एलन उन सभी से पूछता है कि उसने ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं किया था। तभी बाहर गिल्ड से एक लड़की उसके पास आती है और एलन से कहती है कि तुम बहुत दिनों से गिल्ड में नहीं आए हो, इसलिए तुम्हारे बहुत से काम पेंडिंग में हैं जिन्हें तुम कर सकते हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर वो एलन को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर नोएल उससे कहती है कि एलन हमारे साथ जाने वाला है, जिस पर वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है और अभी एलन मेरे साथ चल रहा है। उसके बाद वो सभी मिलकर एलन को खींचने लगते हैं। फिर जब एलन सभी काम को खत्म करने के बाद गार्डन में रेस्ट करने लगता है तभी उसको एहसास होता है कि उसने हमेशा से एक ऐसी लाइफ के बारे में सोचा था। उसके बाद एलन अंदर सभी से कहता है कि वो दूसरे एम्पायर में घूमने के लिए जा रहा है। रीस एलन से इस बारे में पूछती है कि वो दूसरे एम्पायर में क्यों जा रहा है। फिर एलन बताता है कि अगर मुझे वहाँ पर कोई अच्छी जगह मिल गई तो मैं हमेशा के लिए वहीं पर सेटल हो जाऊंगा। उसके बाद नोएल बताती है कि तुम विक्टोरिया एम्पायर जा रहे हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि उस एम्पायर में बहुत सारे ब्लैक स्मिथ रहते हैं, जिस वजह से मुझे वहाँ पर कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है। एलन नोएल से पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जाने वाली हो। फिर नोएल एलन से कहती है कि अकेले ऐसी दूसरी जगह पर जाना बोरिंग है, इसलिए हम सभी साथ में चलते हैं। एलन को भी नोएल की बात ठीक लगी और उस सभी को साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। उसके बाद एलन रीस से इस बारे में पूछता है, जिस पर रीस बताती है कि उसको बहुत सारे काम है, इसलिए मैं शायद से नहीं आ पाऊंगी और उसने बैट्रिस को वहाँ पर सभी काम को देखने के लिए पहले ही बुला लिया था, जिस वजह से वो एलन के साथ विक्टोरिया एम्पायर जा सकती है। बैट्रिस को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि रीस उसको दोबारा से छोड़कर जा रही है। उसके बाद सभी कैरेज में बैठकर विक्टोरिया एम्पायर की ओर जाने लगते हैं, पर नोएल कैरेज के अंदर रेस्ट नहीं कर पा रही होती क्योंकि रास्ता बहुत ही खराब होता है। फिर वो पूछती कि क्या हम कोई दूसरे रास्ते से नहीं जा सकते जो कि इससे बेटर हो, जिस पर रीस बताती कि विक्टोरिया एम्पायर के चारों तरफ पहाड़ और डेजर्ट है, इसलिए हम सिर्फ इसी रास्ते से वहाँ पर जा सकते हैं। फिर नोएल मिलेन की तरफ देखती जो कि आराम से सो रही होती है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि भला मिलेन को नींद कैसे आ सकती क्योंकि रास्ता तो बहुत ही खराब है। उसके बाद एलन कैरेज को रोक देता है और रीस उससे पूछती है तुमने यहाँ पर कैरेज को क्यों रोक दी, जिस पर एलन उन सभी को पहाड़ के ऊपर देखने के लिए कहता है जहाँ पर कुछ सैंड वुल्फ थे। फिर नोएल बताते कि ये सैंड वुल्फ बहुत ही खतरनाक है और अगर हम इनके रास्ते में आ जाते हैं तो ये हम सभी को खत्म कर देंगे, पर एलन उन सभी वुल्फ को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी कहते हैं कि हम एलन के साथ हैं, इसलिए हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि एलन के लिए ये सब कुछ बहुत ही आसान है। फिर एलन उन सभी को उसकी तारीफ के लिए थैंक्स कहता है और सभी आगे जाने लगते हैं। उसके बाद वो सभी एक टाउन में पहुंचते हैं और उन्हें वो टाउन बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो सभी टाउन में घूमने लगते हैं। तभी एलन से एक लड़की टकरा जाती है और वो वही लड़की होती है जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। फिर एलन उस लड़की को देखकर पहचान जाता है कि उसका नाम हेनरीट है। उसके बाद हेनरीट एलन से पूछते है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, और एलन भी उससे यही सवाल पूछता है। एलन हेनरीट से कहता है कि तुम तो ड्यूक की बेटी हो, इसलिए तुम बिना किसी गार्ड के इस तरह से टाउन में क्यों घूम रही हो। फिर नोएल एलन से हेनरीट के बारे में पूछती कि वो कौन है, तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो, जिस पर एलन बताता है कि इंपीरियल ड्यूक की बेटी हेनरीट है। रीस को भी हेनरीट के बारे में पता होता है क्योंकि उसने भी उसके बारे में बहुत सुना था, पर वो कभी भी हेनरीट से नहीं मिल पाई और हेनरीट रीस को पहचान जाती
है कि वो एक प्रिंसेस है, पर फिर उसको याद आता है कि रिस वेस्टफील्ड की ड्यूकी है और इससे पूछती है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, जिस पर रिस बताती कि वो इस टाउन को देखने के लिए आई है। फिर हेनरिट रिस से कहते कि तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता है। फिर हेनरिट एलन से कहते कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इस एम्पायर के लोगों ने बाहर वालों को आने से मना कर दिया है, इसलिए अगर उन्हें इस बात का पता चला तो तुम सभी बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाओगे। फिर नोएल पूछती कि उन्हें यहाँ कैसा खतरा हो सकता है, जिसके बाद हेनरिट बताते कि इस एम्पायर के किंग ने एक ब्लैक नाइट यूनिट को बनाया जो कि यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग यूनिट है, इसलिए तुम्हें उन सभी से बच के रहना होगा और तुम्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद हेनरिट वहाँ से चली जाती है और फिर एलन उसके पीछे जाने लगता है क्योंकि एलन को वो कुछ अजीब लग रही थी। वो सभी से कहता है कि तुम इस टाउन को देखने के लिए जा सकती हो और मैं तुमसे थोड़ी देर बाद आकर मिलता हूँ। उसके बाद वो सभी सोचने लगते कि उन्हें एलन का वेट करना चाहिए। इधर एलन हेनरिट के पास आता है और उससे पूछते कि तुम ये सब मुझे किस रीजन से बता रही हो, जिस पर हेनरिट एलन से पूछती कि तुम कहना क्या चाहते हो। फिर एलन बताता है कि तुम पिछले लाइफ में एक एंजल थी और तुम गॉड से रिलेटेड हो, इसलिए ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो। फिर हेनरिट बताते कि पिछले लाइफ में मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, इसलिए जब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम्हें एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो मैंने तुम्हें वो लाइफ दे दी है। उसके बाद एलन उससे पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो बताती कि गॉड ने मुझे भी इस दुनिया में भेज दिया है। फिर एलन उससे कहता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो इसलिए तुमने भी इस दुनिया में आने का डिसाइड किया, जिसे सुनने के बाद हेनरिट एलन से कहती है कि तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच सकते हो, पर मैं तुम्हें पहले ये वार्निंग दे देती हूँ कि अगर तुम्हें पीसफुल लाइफ चाहिए तो यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहने के बाद हेनरिट वहाँ से चली जाती है। फिर एलन को उस टाउन में एक ब्लास्ट दिखाई देता है और वहाँ पर जाकर वो एक आदमी को देखता है जो कि उसी की तरफ भाग रहा होता है। उसको देखकर एलन उसको रोकने के लिए नीचे गिरा देता है। तभी उस आदमी के अंदर से एक डार्क पावर बाहर आती है और वो मर जाता है, जिसे देखकर एलन समझ जाता है कि किसी डीमन ने इस आदमी पर अपने मैजिक का यूज किया है। उसके बाद वहाँ पर ब्लैक नाइट यूनिट आ जाती है और एलन को पकड़ लेती है। फिर उस यूनिट की कैप्टन जो कि एक लड़की होती है वो एलन से इस बारे में पूछती है कि उसने इस इंसान को कैसे मारा, जिस पर एलन उसको बताता है कि उसने इस इंसान को नहीं मारा, ये किसी डीमन की पावर की वजह से मर गया। पर उसको एलन की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता, इसलिए वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन तभी एलन वहाँ से गायब हो जाता है और ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो लड़की सभी नाइट्स को ऑर्डर देती कि वो टाउन के सभी गेट को बंद कर दे, जिससे कि वो कोई भी इस टाउन से बाहर ना जा सके। इधर मिलेन ने एलन को अपने साथ बचा कर लाई, तभी वहाँ पर हेनरिट आ जाती है। फिर वो एलन से कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पर कोई भी गड़बड़ करने से मना की थी पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। एलन रिस से कहते कि तुम यहाँ पर कैसे आई, जिस पर रिस बताती कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ देर बाद हेनरिट वहाँ पर आई और उसने हमें बताया कि तुम मुश्किल में हो, इसलिए उसने मिलेन से कहा कि तुम एलन को लेकर आओगी। फिर एलन को समझ में आ जाता है कि मिलेन के पास डीमन पावर है, जिस वजह से कोई भी नाइट उसको वहाँ पर फील नहीं कर पाया। एलन सभी से कहता है कि हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा क्योंकि हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हैं। फिर हेनरिट बताते कि अभी तक तो वो इस टाउन को पूरी तरीके से बंद कर दिया होगा, इसलिए अब तुम सब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। एलन और सभी सोचने लगते कि अब वो क्या करेंगे क्योंकि वो इस जगह पर ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। फिर हेनरिट बताते कि वो सभी उसके घर पर रह सकते हैं, जिसके बाद वो सभी हेनरिट के मेंशन पर आ जाते हैं। उसके बाद एक बटलर बाहर आता है और हेनरिट से पूछते हैं कि क्या ये सभी हमारे गेस्ट हैं, जिस पर हेनरिट बताते कि ये सभी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेंगे, इसलिए तुम इन सभी को रूम दिखा दो। तभी बटलर एलन की ओर देखता है और उसको पहचान लेता है और एलन भी उस बटलर को पहचान लेता है। जिसके बाद रिस उससे पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, जिस पर एलन बताता है कि ये हमारे घर में बटलर थे, पर जब इन्हें घर से निकाला गया तो मुझे लगा अब ये नहीं रहे होंगे। बटलर एलन से कहते कि मुझे लेडी हेनरिट ने अपने घर में जॉब के लिए कहा था। ये सुनकर हेनरिट ऑकवर्ड होने लगती है और सभी को अंदर जाने के लिए कहती है। फिर वो सभी घर के अंदर चले जाते हैं और उन्हें हेनरिट का घर बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद नोएल हेनरिट से पूछती है कि तुम इस मेंशन में अकेले रहती हो, जिस पर हेनरिट बताती कि वो अपने पेरेंट्स के मरने के बाद यहाँ पर अकेली रहती है क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक ही चाइल्ड था और वो मैं थी। फिर एलन हेनरिट से इस टाउन के नाइट के बारे में पूछता है, जिस पर हेनरिट बताते कि यहाँ के एम्पायर का मर्डर हो चुका है, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा हाई कर दी गई है। फिर नोएल हेनरिट से पूछती कि तुम ये बातें हमें क्यों बता रही हो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जिस पर हेनरिट बताते कि तुम ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताओगी, इसलिए ये मुझे बात पता है, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में बताया। उसके बाद रात को जब एलन अपनी विंडो पर होता है तभी रूम में हेनरिट आ जाती है। एलन हेनरिट को बताता है कि एम्पायर को किसी डीमन नहीं मारा हुआ क्योंकि इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि एम्पायर के पास बहुत सारे गार्ड्स होते हैं और उन सब से बचकर कोई डीमन ही किंग को मार सकता है। हेनरिट को भी एलन की बात पर भरोसा था कि इन सब के पीछे जरूर कोई डीमन ही होगा। फिर एलन हेनरिट से पूछते कि तुम मुझे कब से देख रही हो। हेनरिट एलन से कहती कि मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। फिर एलन हेनरिट से कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है क्योंकि तुम मुझे बहुत सालों से देख रही हो, वरना तुम्हारे बटलर के बारे में कैसे पता चलता कि उसको घर से निकाल दिया गया और तुमने उसको अपने
यहाँ पर जॉब रख लिया। फिर वो हेनरिट को बताता है कि तुम मुझसे टाउन में जानबूझकर टकराई थी और ब्लैक नाइट के बारे में वार्न किया, इसलिए ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है। जिस पर हेनरिट बताते कि ये सब एक कोइंसिडेंस है। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में आने के बाद याद करने लगती कि उसने एलन को बहुत सालों से देखा है, क्योंकि एलन की पिछली लाइफ बहुत ही खराब थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि एलन के साथ दोबारा से ऐसा हो, जिस वजह से उसने एलन को इस दुनिया में भेज दिया। और एलन यहाँ पर ऐसे लोगों से मिला जिसने उसको स्माइल करना सिखाया। एलन को स्माइल करता हुआ देख हेनरिट बहुत ही खुश हो जाती थी, क्योंकि एलन जब हीरो था तब उसने कभी भी स्माइल नहीं किया। पर उसको इस बात का बहुत ही दुख है कि एलन की स्माइल के रीजन वो नहीं कोई और इंसान। हम देखते कि नोएल हेनरिट के घर पर रहकर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुकी थी, क्योंकि वो इस जगह पर कुछ सोर्ड स्मिथ से मिलने के लिए आई थी, पर वो उन सब से नहीं मिल पा रही थी। फिर नोएल वहाँ पर सोर्ड बनाने की इमेजिनेशन करने लगती है, जिसे देखकर रिस बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। एलन सभी से कहता है कि ब्लैक नाइट तो उसे ढूंढ रहे, इसलिए नोएल और बाकी सब तो बाहर जा सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हेनरिट कहती है कि ऐसा हो सकता है। फिर नोएल उससे पूछती है कि क्या मैं बाहर जा सकती हूँ। फिर वो मिलेन के साथ बाहर टाउन में घूमने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत ही इंजॉय करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सभी वापस आ रहे थे तभी सभी एल्फ्स नोएल की तरफ ही देख रहे होते हैं। ये देखकर नोएल सोचने लगती है कि वो शायद से बहुत ही क्यूट है, इसलिए उसको देख रहे हैं। फिर नोएल के पास कुछ लोग आने लगते हैं, लेकिन मिलेन उन सभी को नोएल से दूर कर देती है, जिसके बाद सभी एल्फ नोएल को घेर लेते और ये देखकर मिलेन नोएल को वहाँ से लेकर वापस आ जाती है। जहाँ नोएल सभी को इस बारे में बताती तो उसको लगने लगता है कि वो सच में बहुत ही क्यूट है। पर तभी हेनरिट नोएल से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन वो सब एल्फ नोएल में इंटरेस्टेड है। फिर वो नोएल से पूछती है क्या तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में पता है, जिस पर नोएल बताते कि उसको अपना पास्ट जानना है, पर उसकी मेमोरीज जा चुकी है। जिसके बाद हेनरिट नोएल से कहती कि मैं तुम्हें तुम्हारे पास्ट के बारे में बता सकती हूँ। फिर वो सभी बाहर गार्डन में आ जाते और सभी को एल्फ फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर देती है। नोएल हेनरिट से कहती कि अगर वो इस जगह से तो उसको इस फॉरेस्ट के बारे में कुछ याद नहीं है। जिस पर हेनरिट नोएल को बताते कि एल्फ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर बैरियर लगा है, जिससे कि बाहर के लोग इस फॉरेस्ट के अंदर आ सकते हैं, और जो भी इस फॉरेस्ट के बाहर जाता है उसकी मेमोरीज खत्म हो जाती है। लेकिन हेनरिट के साथ ऐसा नहीं हो सकता और वो इस फॉरेस्ट में कभी भी जा सकती है। फिर एलन बताता है कि मुझे इस फॉरेस्ट और इसके बैरियर के बारे में कैसे नहीं पता चला, और वो हेनरिट से पूछती है कि क्या तुम तो इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो। जिसे सुनने के बाद हेनरिट बहाने लगाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद वो सभी एल्फ फॉरेस्ट में चले जाते हैं, जहाँ पर सभी एल्फ उन्हें घेर लेते हैं। फिर हेनरिट बताते कि ये सब अब हमें कुछ नहीं करेंगे, इनकी सुप्रीम रूलर आ चुकी है। जिसके बाद वो सभी एल्फ नोएल के आगे झुक जाते और उनको अपना रूलर बताते हैं। उसके बाद वो सभी नोएल का वेलकम करते, पर नोएल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। हेनरिट नोएल को बताती है कि तुम्हारे पास गोड का दिया स्पेशल गिफ्ट फेरी और आइस है, जो कि रॉयल एल्फ के पास होता है। ये सुनने के बाद एलन को भी याद आ जाता है कि होरेस ने उससे यही कहा था। फिर नोएल को समझ में आता है कि वो इनमें से एक है, और फिर नोएल हेनरिट से कहती कि क्या वो रॉयल फैमिली से है। जिस पर हेनरिट बताते कि रॉयल फैमिली अब खत्म हो चुकी है, पर तुम्हारे अंदर उन्हीं की ब्लड है, जिस वजह से ये सब तुम्हें अपना रूलर मानते। फिर उनमें से एक एल्फ जो कि पार्सवेल होता है, वो नोएल को बताते कि उसने पिछले रॉयल एल्फ को सर्व किया था, इसलिए अब से वो और उसके सभी साथी नोएल को सर्व करेंगे। ये सुनकर नोएल उन सभी से कहते कि तुम सब मुझे अपना रूलर ऐसे नहीं बना सकते हो। जिस पर पार्सकल नोएल से कहते कि आप सबके डिसीजन के बाद हम सब कुछ करेंगे, इसलिए हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। फिर पार्सकल नोएल और बाकी सभी को एल्फ फॉरेस्ट दिखाने लगता है, और इस वहाँ पर कुछ एल्फ को देखते हैं जो कि ह्यूमन टूल का यूज कर रहे होते हैं। पार्सकल बताता है कि ये सब तो हेनरिट ने किया है। जिसे सुनने के बाद हेनरिट पार्सकल को चुप रहने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर दो डीमन चाइल्ड आते और नोएल को नट्स देते और उससे कहते कि कल उसके लिए और गिफ्ट्स लाएंगे। फिर पार्सकल उन दोनों बच्चों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और फिलिप को सामने आने के लिए कहता है, जो कि पेड़ के पीछे छुपा था। उसके बाद फिलिप उन सभी के सामने आता है और पार्सकल फिलिप से कहता है कि तुम नोएल से मिलना चाहते हो, इसलिए तुम हम सब का पीछा कर रहे हो। जिस पर फिलिप कहता है कि मुझे भी आपके रूलर से बात करना है। जिस पर पार्सकल फिलिप को मना कर देता है और बताता है कि अभी हम जरूरी काम से जा रहे हैं। जिसके बाद फिलिप कहता है कि वो सब नोएल से मिल सकते, पर मैं क्यों नहीं मिल सकता, जबकि वो तो बुरे हैं। इतना कहने के बाद पार्सकल फिलिप पर गुस्सा करता है और फिलिप वहाँ से चला जाता है। फिर नोएल पार्सकल से पूछती कि फिलिप किन बुरे लोगों की बात कर रहा था, जिस पर पार्सकल कुछ भी नहीं बताता और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम कैप्टन रिजेट को देखते हैं, जो कि ब्लैक नाइट की कैप्टन होती है, और वो मैंसन के बाहर जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम ओसवर्ड होता है। फिर रिजर्ट ओसवर्ड से पूछती है क्या उसको एल्फ फॉरेस्ट का एंट्रेंस मिला, जिस पर ओसवर्ड बताते हैं कि उसको एंट्रेंस अभी भी नहीं मिला। जिसे सुनने के बाद रिजार्ड ओसवर्ड से कहते हैं कि तुम शायद से उस फॉरेस्ट को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सुनने के बाद ओसवर्ड गुस्सा हो जाता है और रिजार्ड का मजाक उड़ाने लगता है। फिर रिजार्ड अपनी सोर्ड को ओसवर्ड के गर्दन पर रख देती है और उससे कहती है कि मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। उसके बाद ओसवर्ड वहाँ से जाने लगता है और रिजार्ड उससे कहती है तुम सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब नहीं करोगे। इधर एल्फ फॉरेस्ट में सभी नोएल के आने की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर पार्सकल एलन के पास आता है और उसको बताता है कि नोएल के वापस आने से हमें हमारा दूसरा रूलर मिल चुका है। वो एलन को बताता है कि बिना उसके रूलर के वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनकी वजह से हम ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद पार्सकल एलन को बताता है कि इन सब में हमारी मदद हेनरिट ने की है। उसके बाद पार्सकल को नोएल के बारे में बताया था कि वो एक सोर्ड स्मिथ बन गई और उसके पास फेरिस आई है। जिसे सुनने के बाद एलन सोचने लगता है कि हेनरिट पहले जैसी वो पहले भी लोगों की मदद करती थी।
फिर पार्सिकल बताता है कि हेनरिट ने हमें बाहर के लोगों के बारे में बताया और उनके कल्चर को समझाया, हमारी मदद की है, जिससे कि हम सभी बाहर की दुनिया में जा सकते और बाहर के लोगों से मिल पाते। एलन पार्सिकल से उन डीमन चाइल्ड के बारे में पूछता है, जिसे सुनने के बाद पार्सिकल एलन से कहता है कि तुम्हें उनके बारे में पता है। फिर वो एलन को बताता है कि स्ट्रॉन्ग लोग ही डीमन की ऑरा को फील कर पाते। एलन पार्सिकल से कहता है कि उसको डीमन से कोई दुश्मनी नहीं है, पर वो जानता है कि एल्फ डीमन के साथ क्यों रह रहे हैं। फिर वो पार्सिकल से पूछता है कि क्या इन सब के पीछे कहीं हेनरिट तो नहीं है, जिस पर पार्सिकल एलन को बताता है कि 3 साल पहले हेनरिट ने डीमन चाइल्ड को यहाँ पर लाया। हेनरिट ने सभी से कहा कि वो उन डीमन को अपने साथ रख सकते क्योंकि उन डीमंस का अपना कोई नहीं था, पर बहुत लोग उनके खिलाफ थे। और हेनरिट ने बताया था कि अगर एल्फ सभी रेसेस के लोगों के साथ रहे तो वो बिना रूलर के भी ग्रो कर सकते, जिसके बाद सभी एल्फ हेनरिट की बात मान लेते और वो थोड़े चेंज होने लगते। उसके बाद एलन और सभी रात को बैठकर बातें करने लगते। मिलेन नोएल से पूछती कि क्या वो यहाँ पर रहने वाली है, जिस पर नोएल बताते कि उसने कुछ डिसाइड किया है। फिर सभी अपने रूम में सोने के लिए चले जाते और एलन जाते हुए हेनरिट को कुछ इशारा करता है, जिसके बाद नोएल सोचने लगते कि जब वो वेंसिया के साथ थी तब उसका गोल था कि वो वेंसिया का ड्रीम पूरा करेगी, जो कि एक डिवाइन सोर्ड बनाना था। नोएल ने उस ड्रीम को पूरा कर दिया। अब वो सोचने लगती कि उसका गोल अब पूरा हो चुका है, तब वो क्या करे। इसके बाद नोएल बाहर चली जाती है। इधर एलन भी विंडो से नोएल को देख रहा होता है। तभी रूम में हेनरिट आ जाती है। हेनरिट एलन से पूछती है कि तुमने मुझे रूम में आने के लिए क्यों कहा, जिस पर एलन बताता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ कहना था। पर हेनरिट इस बात का गलत मतलब समझ लेती है और सोचने लगती है कि शायद से एलन उसको यहाँ पर रोमांस के लिए बुलाया है। तभी एलन हेनरिट को वापस जाने के लिए कहता है और ये सुनकर हेनरिट एलन पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। फिर वो वहाँ बेड पर बैठकर एलन से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। एलन हेनरिट से डीमन चाइल्ड के बारे में पूछता है, जिस पर हेनरिट एलन को बताते है कि डीमंस की रेसेस अब अलग होती है। वो बताते कि जब इंसान किसी रीजन से किसी दूसरे की मौत को चाहता है तब इस दुनिया के रूल के हिसाब से वो डीमन बन जाता है। पर डीमन चाइल्ड डीमन पहने से ही बोर्न होते, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि डीमन से सभी बहुत ही हेट करते, जिस वजह से वो सिर्फ डीमन सर्वाइव कर पाते और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिसे सुनने के बाद एलन सोचता है कि डीमंस के साथ ये तो बहुत ही बुरा होता है। फिर वो हेनरिट से उन दोनों बच्चों के बारे में पूछता है, जिस पर हेनरिट बताते कि उसको वो बच्चे तब मिले जब वो मौत के करीब थे, इसलिए वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और इसी कारण से उसने उन दोनों को यहाँ पर एल्फ फॉरेस्ट में लाई। ये सुनकर एलन हेनरिट से कहते कि तुम पहले की तरह अभी भी हो बहुत ही काइंड और अच्छी इंसान हो। ये सुनने के बाद तो हेनरिट ब्लश करने लगती है। फिर अगले दिन वो सभी दोबारा से एल्फ फॉरेस्ट में घूमने लगते। तभी नोएल के पास वो डीमन चाइल्ड दोबारा से आते हैं। वो नोएल को एक स्टोन देते। फिर हेनरिट बताते कि ये एक स्पिरिट स्टोन है, पर तभी फिलिप वहाँ पर आ जाता है और उस स्टोन को नीचे फेंक देता है। उसके बाद फिलिप उन दोनों बच्चों को बुरा कहता है और बताता है कि तुम दोनों एक डीमन हो। जिसे सुनने के बाद वो दोनों रोने लगते हैं। फिर पार्सिकल फिलिप को डांटने लगता है, जिसके बाद फिलिप वहाँ से भाग जाता है। फिर एलन हेनरिट से कहता है कि एक एल्फ डीमन से बहुत ही हेट करते हैं, जिस पर हेनरिट बताते कि एल्फ ही नहीं बल्कि सभी रेसेस के लोग डीमंस को पसंद नहीं करते। फिर हेनरिट वहाँ से जाने लगती है और एलन उससे पूछते तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर हेनरिट बताते कि वो कुछ काम के लिए जा रही है। जिसके बाद हेनरिट फिलिप के पास आ जाते। फिर वो फिलिप को समझाती है कि डीमन चाइल्ड बुरे नहीं होते हैं, वो भी तुम्हारी तरह एक एल्फ रूलर से बात करना चाहते हैं, जिस वजह से तुम्हें उनके साथ रूड नहीं होना चाहिए। फिलिप हेनरिट की बात सुनने के बाद कहता है कि वो उन दोनों से जाके माफी मांगेगा। फिर हेनरिट वहाँ से चली जाती है और इधर फिलिप के पास ओसवर्ड आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। ओसवर्ड फिलिप से कहता है कि अब तुम मुझे एक एल्फ फॉरेस्ट में जाने का रास्ता बताओगे। हम देखते हैं कि एलन सभी के साथ एल्फ फॉरेस्ट में रह रहा होता है, जहाँ पर वो सभी लंच कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी हेनरिट नोएल की ओर देखती है, जो कि खाना नहीं खा रही होती है, जिसे देखकर हेनरिट एलन से इस बारे में पूछती कि वो खाना क्यों नहीं खा रही है। जिस पर एलन बताता है कि शायद से उसको ये खाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो नहीं खा रही है। जिसे सुनने के बाद एलन कहता है कि हमें नोएल को थोड़ा टाइम देना चाहिए। फिर हेनरिट एलन से पूछती है क्या हम नोएल की मदद नहीं कर सकते। जिसे सुनने के बाद एलन कहता है कि हमें नोएल को थोड़ा टाइम देना चाहिए क्योंकि वो खुद डिसाइड कर सकती है कि उसको क्या ठीक लगता है। उसके बाद हेनरिट और सभी फॉरेस्ट में आ जाते, जहाँ पर हेनरिट पार्सिकल से कहती कि वो सबको जंगल दिखा दे और मैं बाहर फिलिप को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। जिस पर पार्सिकल हेनरिट से कहते कि आपको उसके लिए परेशान होना नहीं चाहिए। फिर हेनरिट बताती कि वो अपने मेंशन जा रही है, इसलिए वो फिलिप को भी ढूंढ लेगी। उसके बाद हेनरिट वहाँ से चली जाती है और एलन पार्सिकल से पूछते कि कुछ हुआ है क्या। जिस पर पार्सिकल बताता है कि एक एल्फ अभी तक स्पिरिट फॉरेस्ट वापस नहीं आया है। तभी नोएल पार्सिकल से पूछती है क्या वो फिलिप है जो अभी तक वापस नहीं आया है। इधर हेनरिट टाउन में फिलिप को ढूंढ रही होती, पर उसको फिलिप कहीं भी नहीं मिल रहा होता है। एलन पार्सिकल से पूछते हैं क्या यहाँ पर सभी एल्फ ऐसे ही केयर फ्री रहते हैं। जिस पर पार्सिकल बताता है कि एल्फ को यहाँ पर फॉरेस्ट में किसी भी तरह की काम करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उनकी रेस बहुत ही कम है, पर वो सभी लंबी एज तक जिंदा रहते हैं, इसलिए वो बस अपनी लाइफ आराम से स्पेंड करते हैं। मिलेन पार्सिकल से पूछती है कि तुम सभी खाना क्या खाते और उन्हें खाना कहाँ से मिलता है। जिसके बाद पार्सिकल उन्हें एक एप्पल दिखाता है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं तुम मैजिक से खाना बनाते हो। फिर पार्सिकल बताता है कि हमें फूड को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होती क्योंकि ये जंगल हमें फूड प्रोवाइड करता है। रीस पार्सिकल से इस बारे में पूछती है, जिस पर पार्सिकल बताता है कि ये जंगल हमारा हिस्सा है और हम इस जंगल का हिस्सा है, लेकिन रीस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर एलन अपनी स्पिरिट आइज का यूज
करके देखता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ जंगल में सभी एल्फ के सोल जुड़े हुए हैं। जिसे सुनने के बाद पार्सिकल एलन से पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। एलन बताता है कि उसने इस बारे में पहले से ही सेंस कर लिया था। फिर पार्सिकल उन्हें बताता है कि हम सभी एल्फ इसी जंगल में जन्म लेते और इसी में मरते हैं, इसलिए हमारे मरने के बाद सभी इस जंगल का पार्ट बन जाते और हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। एलन को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है कि इस जंगल में पीसफुल लाइफ है और फूड की कोई भी टेंशन नहीं है। पार्सिकल नोएल से पूछते हैं क्या आपने यहाँ पर रहने के बारे में सोच लिया है मास्टर, जिस पर नोएल पार्सिकल से कहती कि मैं अभी तुम्हारी मास्टर नहीं हूँ और मैं इस बारे में अभी सोच रही हूँ। फिर एलन पार्सिकल से पूछते क्या वो इस जंगल में रह सकता है, जिसे सुनने के बाद रीस एलन से पूछती तुम इस जंगल में क्यों रहना चाहते हो। एलन बताता है कि उसको ऐसी जगह रहने के लिए चाहिए थी जहाँ पर वो अपनी लाइफ पीसफुल जी सके और जंगल उसके लिए बेस्ट है। जिसे सुनने के बाद पार्सिकल एलन से कहता है कि ये जंगल तुम्हें यहाँ रहने की परमिशन दे सकता है। फिर एलन पार्सिकल से पूछते है कि उन डीमन चाइल्ड को रहने की परमिशन जंगल ने दिया है। पार्सिकल बताता है कि हेनरिट ने हमें उन्हें इस जंगल में रहने के लिए कहा है, पर उसने कहा है कि हम इन्हें कम टाइम तक ही रहने दे सकते हैं, जिस पर सभी मान गए। फिर एलन ये सुनने के बाद पार्सिकल से कहते हैं कि वो भी इस जंगल को, जिस पर सभी मान गए। और ये सुनने के बाद एलन पार्सिकल से कहते हैं कि वो भी इस जंगल पर थोड़े टाइम के लिए रहेगा। फिर वो पार्सिकल से पूछता है कि यहाँ पर रहने का सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड कितने टाइम का है, जिस पर पार्सिकल बताता है कि यहाँ पर सबसे शॉर्ट टाइम 100 साल तक का है। जिसे सुनने के बाद वो सभी हैरान हो जाते हैं। फिर उन्हें याद आता है कि एल्फ तो बहुत ही सालों तक जिंदा रह सकते, इसलिए उनके लिए 100 साल तो बहुत ही कम है। उसके बाद पार्सिकल को सेंस होता है कि कोई जंगल में आया है। फिर एलन बताता है कि शायद से वो हेनरिट होगी। पार्सिकल बताता है कि जंगल उस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और वैसे भी इस जंगल में अपने अथॉरिटी काफी लोगों की दी गई है, इसलिए पार्सिकल नोएल से माफी मांगता है कि वो उन्हें ये फॉरेस्ट अभी नहीं दिखा सकता है। इतने कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और एलन भी उन्हें वापस चलने के लिए कहता है। वो उन्हें बताता है कि शायद से कोई टाउन का इंसान हमें यहाँ पर देख लेगा तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद नोएल को याद आता है कि एलन के पीछे तो उस एम्पायर के ब्लैक नाइट पड़े हुए हैं। फिर वो एलन से पूछती है क्या तुम इसी रीजन की वजह से जाना चाहते हो, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि कोई तुम्हें पहचान ले। उसके बाद वो सभी वापस आ जाते। फिर एलन उन सभी से कहता है कि वो इस जंगल पर कि वो इस जंगल पर अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर सकता है और यहाँ पर वो हेनरिट से भी मिल लेगा। इधर रीस को एलन की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछती है तुम्हारा हेनरिट के साथ क्या रिलेशन है, जिस पर एलन उसको बताता है कि हम दोनों के बीच में कोई स्पेशल रिलेशन नहीं है, पर शायद से हमारे फेट आपस में मिलते हैं। ये सुनकर रीस को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नोएल एलन से पूछती है कि तुम हेनरिट से शादी करने वाले हो। फिर इस एलन से इस बारे में पूछने लगती है और इधर नोएल उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देख उनसे कहती है कि तुम दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव करते हो। जिसे सुनने के बाद वो दोनों शर्मा जाते और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर नोएल बताते हैं कि वो भी इस जगह पर रहने वाली, इसलिए वो एलन पर नजर रखेगी। जिसे सुनने के बाद एलन नोएल से पूछते हैं कि तुम स्वॉर्ड स्मिथ का काम छोड़ दोगी, जिस पर नोएल बताते हैं कि यहाँ एम्पायर में बहुत ही अच्छे स्मिथ है, इसलिए वो यहाँ पर रहकर और भी अच्छे से काम सीख सकती है। फिर मिलेन भी यहाँ पर रहने के लिए मान जाती है। जिसके बाद रीस कहती है कि वो भी इस जगह पर रहेगी और एलन रीस को बताता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, क्योंकि तुम वेस्टफेल की डकी और फॉर्मर प्रिंसेस हो, इसलिए वहाँ तुम्हारा रहना बहुत ही जरूरी है। इधर हेनरिट अपने मेंशन पर आती है जहाँ पर लिस उसका पहले से ही वेट कर रही होती है। लिस हेनरिट को बताती है कि पिछले साल ही हमारे एम्पेरियर का मर्डर हो गया था और इन सब में शायद हेनरिट भी रिलेटेड है। जिसे सुनने के बाद हेनरिट बताती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, क्योंकि मैं इन सब में इन्वॉल्व नहीं हूँ। फिर लिस हेनरिट से कहती है कि ये सब झूठ हो सकता है, पर कुछ क्रिमिनल्स यहाँ टाउन से गायब हो चुके हैं, जबकि इस टाउन के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, पर फिर भी हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसलिए मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि उन सब के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। जिसे सुनने के बाद हेनरिट बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। तभी रूम में ब्लैक नाइट्स आ जाते और पूरे मेंशन में सर्च करना शुरू कर देते। इधर दूसरी तरफ पार्सिकल भी उस इंसान से मिलने के लिए आ जाता है जो कि जंगल में आने की कोशिश कर रहे थे। तभी पार्सिकल को वहाँ पर फिलिप दिखाई देता है और वो अपनी गलती के लिए पार्सिकल से सॉरी कहता है। जिसे सुनने के बाद पार्सिकल देखते है कि वो इंसान तो एक ब्लैक नाइट है। जिसके बाद वो हेनरिट की कई बातों को याद करने लगता है। हेनरिट ने पहले ही पार्सिकल को ब्लैक नाइट के बारे में बताया था जो कि बहुत ही बुरे होते हैं। अगर गलती से भी एल्फ उनके सामने आ गए और वो उनसे लड़ने की कोशिश की तो वो तुम सभी को खत्म कर देंगे। फिर ओसवर्ड पार्सिकल से पूछते हैं क्या यहाँ पर क्रिमिनल्स आए हैं जिन्हें तुमने एल्फ फॉरेस्ट में छिपा कर रखा है। जिसे सुनने के बाद पार्सिकल को समझ में आ जाते है कि वो एलन के बारे में बात कर रहा है, इसलिए वो ओसवर्ड को साफ मना कर देता है और बताता है कि यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल्स नहीं आया है। फिर ओसवर्ड गुस्से में पार्सिकल को मारने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर डीमन चाइल्ड्स आ जाते हैं। वो ओसवर्ड को कुछ फ्रूट्स देते और उन्हें देखकर ओसवर्ड हैरान हो जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर तुमने डीमंस को भी छुपा कर रखा है। फिर ओसवर्ड उन सभी पर अपने फायर मैजिक से अटैक करता है जिससे कि वहाँ जंगल में ब्लास्ट हो जाता है। इधर नोएल को भी ये सब फील हो जाता है। फिर वो अपने साथ में रखे हुए उन स्टोन को देखने लगती है जो उनको उन डीमन चाइल्ड ने दिया था और नोएल को महसूस हो जाता है कि वो सभी शायद से खतरे में है, इसलिए वो उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। और इधर एलन सोच रहा होता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि पिछली लाइफ में वो एक हीरो था जो सबकी मदद करता था और इस लाइफ में वो हीरो नहीं है। तभी रिस एलन से पूछती है क्या वो ठीक है, जिस पर एलन बताता है कि हाँ वो ठीक है। फिर वो दोनों भी नोएल के पीछे जाने लगते हैं और इधर पार्सिकल ने अपने मैजिक का यूज करके उन दोनों डीमंस को बचा लिया होता है। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता
आता है और वो खुद ओसवर्ड से लड़ने लगता है। ओसवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो पार्सिकल पर लगातार अपने मैजिक से अटैक किए जा रहा होता है, जिससे कि पार्सिकल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर ओसवर्ड उन दोनों डीमन चाइल्ड के पास आता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सर पर एक हैमर गिरता है जो कि नोएल ने फेंका होता है। नोएल को वहाँ पर देखकर बच्चे और पार्सिकल दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ओसवर्ड नोएल से पूछते क्या तुम इन सभी के लीडर हो, जिस पर नोएल बताते कि वो बस एक स्मिथ है। फिर मिलेन उसको बताते कि वो नोएल की शॉप क्लर्क है, जिसे सुनने के बाद ओसवर्ड उन दोनों पर अपने मैजिक से अटैक करने लगता है, लेकिन मिलेन नोएल को बचाकर वहाँ से भागने लगती है और इधर पार्सिकल भी अपने स्वॉर्ड से ओसवर्ड पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ओसवर्ड को पहले ही पता चल गया होता है और वो पार्सिकल के अटैक से बच जाती है। उसके बाद वो पार्सिकल को मारने के लिए उस पर अटैक करता है, लेकिन तभी इतने में वहाँ पर एलन आ जाता है। एलन अपनी स्पिरिट आइस का यूज करते हैं, जिससे कि उस पर ओसवर्ड का कोई भी असर नहीं होता है। ये देखकर ओसवर्ड बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ओसवर्ड अपने मैजिक से नोएल पर अटैक करता है, लेकिन एलन उसके अटैक को रोक देता है। और ये देखकर ओसवर्ड एलन से पूछते हैं क्या तुम्हें मेरी पावर दिखाई दे रही है, जिस पर एलन बताता है कि उसकी आंखें बहुत ही तेज है और इसलिए उसकी आंखों से कोई भी नहीं बच पाता है। इसके बाद एलन ओसवर्ड से लड़ने लगता है और उसको मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिलिप उन दोनों डीमन चाइल्ड के पास आता है और उनसे बात करने लगता है। ये देखकर एलन और रिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एल्फ को डीमन से कोई परेशानी नहीं है। फिर एलन बताता है कि अच्छा वो यहाँ पर हेनरिट नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये सब देख लिया तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती। तभी एलन देखता है कि हेनरिट उसको पीछे से देख रही है और वो एलन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। पर उसको इन सब से ज्यादा गुस्सा नहीं आता और वो एलन से कहती है कि टाउन के सभी रास्ते वापस से खुल चुके हैं, इसलिए अब एलन यहाँ से जा सकते हैं। और एलन को ये सब सुनकर बहुत ही अजीब लग रहा होता है। फिर शाम को वो सभी जाने के लिए रेडी हो जाते और नोएल पार्सिकल से कहते हैं कि उसका जाना जरूरी है, क्योंकि उसको अभी बहुत कुछ सीखना है, इसलिए वो अभी उनकी मास्टर बनने के लायक नहीं है। पार्सिकल नोएल की बात समझ जाता है और उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, जिसे सुनने के बाद नोएल वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी कैरेज में अपना सामान रख कर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर रिस कहती है कि वो हेनरिट से मिलकर जाना चाहती है, क्योंकि हेनरिट ने उनकी बहुत ही मदद की थी, इसलिए वो उसको थैंक्स कहना चाहती है। जिसके बाद एलन रिस को बताता है कि वो अगली बार जब उससे मिलेंगे तो उसको थैंक्स कह देंगे। और वैसे भी हेनरिट को ये सब फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती है। तभी उनके पास एक लड़का आता है और उनसे हेल्प मांगने लगता है कि वो उसकी बड़ी बहन को बचा ले। रिस उससे पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो उन्हें अपना नाम कुर्टिस लिनविस्ट बताता है। ये सुनकर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी बहन हेनरिट होती है और कुर्टिस उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो हेनरिट को बचा ले। जिसके बाद वो सभी को कैफे में पूरी बात बताता है कि उसकी बड़ी बहन को ब्लैक नाइट ले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एम्पेरियर को मारने में हेनरिट भी इन्वॉल्व है। जिसे सुनने के बाद नोएल कहती है कि हमें जल्द से हेनरिट को बचा कर लाना होगा और उसको इनोसेंट प्रूफ करना होगा। फिर कुर्टिस बताता है कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रॉयल फैमिलीज हेनरिट को पसंद नहीं करते, इसलिए वो हर एविडेंस को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जिसके बाद रिस कहते हैं कि हेनरिट तो बहुत ही स्मार्ट और काइंड है, तो सभी लोग उससे हेट क्यों करते हैं। जिस पर कुर्टिस बताता है कि मेरी बड़ी बहन बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए वो सभी रॉयल फैमिलीज उससे जलते हैं। एलन कुर्टिस से पूछते हैं क्या तुम्हारी फैमिली में कोई और नहीं है जिनसे तुम मदद मांग सको। कुर्टिस बताता है कि हमारी फैमिली को आइसोलेटेड कर दिया गया, इसलिए हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। फिर इसको याद आता है कि हेनरिट ने उन्हें बताया था कि उनके पेरेंट्स के जाने के बाद वो उनकी फैमिली में अकेली बच गई, इसलिए रिस को इस बात पर डाउट हो रहा होता है कि कुर्टिस हेनरिट का भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि हेनरिट तो अपने पेरेंट्स की सिंगल चाइल्ड थी, इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कुर्टिस उन सभी को सॉरी कहता है कि उन्हें इन सब में इन्वॉल्व कर रहा है, पर वही है जो उसकी बड़ी बहन की मदद कर सकते हैं। उसके बाद हम एलन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। तभी रिस और सभी उसके पास आते हैं। रिस एलन से कहती है कि मुझे तुमसे कुर्टिस के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है, क्योंकि हेनरिट का कोई भी छोटा भाई नहीं है और हम इससे पहले मिले भी नहीं है। पर लेकिन उसको इस बात का कैसे पता चला कि हम हेनरिट के दोस्त हैं। फिर एलन बताता है कि ये बात तो सच है कि हेनरिट को ब्लैक नाइट अपने साथ ले गए, क्योंकि मैंने अपने डिवाइन आई से देखा है कि कुछ गार्ड्स हेनरिट को अपने साथ इंपीरियल किंगडम में ले जा रहे हैं। रिस एलन से कहती है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, जिसे सुनने के बाद एलन कहता है कि मैं सब कुछ देख लूंगा। इधर हम हेनरिट को देखते हैं जो कि कैरेज में लीज के साथ जा रही होती है। हेनरिट लीज से कहती है कि मैं एक बड़ी फैमिली से हूँ, तो मुझे कंफर्टेबल के साथ जाना चाहिए। जिस पर लीज बताती है कि वो इन सब में कुछ भी नहीं कर सकती, तो हेनरिट को ये सब प्रोटोकॉल्स मानने होंगे। हेनरिट उससे कहती है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकती, जिस पर लीज बताती है कि तुम्हारे बारे में सभी को पता है कि तुम क्या कर सकती हो, इसलिए अगर मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दे दिया तो मुझे मौत की सजा दे दी जाएगी और मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। हेनरिट लीज से पूछती तुमने अपना प्रॉमिस तो पूरा किया है ना, जिस पर लीज बताती कि वो अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ती है। उसने उसके सभी दोस्तों को छोड़ दिया और अभी तक वो सभी उस टाउन से भी जा चुके होंगे। हेनरिट लीज से कहती कि अगर उसके दोस्तों को कुछ भी हुआ तो उसको मार देगी। इधर कुर्टिस भी एलन और बाकी सभी का वेट कर रहा होता है। फिर वहाँ पर एलन सभी के साथ आ जाता है। एलन कुर्टिस से पूछते हैं कि उसके साथ कौन है, जिस पर कुर्टिस बताता है कि ये मेरा गार्ड है और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो सभी कैरेज में बैठकर इंपीरियल किंगडम की ओर जाने लगते हैं। कुर्टिस रिस और नोएल से पूछते हैं कि वो किस बारे में बात कर रही है, जिस पर रिस बताती है कि उसका कैरेज बहुत ही सुंदर है। तभी एलन सीधा कुर्टिस से पूछते हैं क्या तुम हेनरिट के छोटे भाई हो और तुम्हें हमारे बारे में कैसे पता चला कि हेनरिट के हम दोस्त हैं। जिसे सुनने के बाद कुर्टिस को समझ में आ जाता है और उन्हें बताता है कि हेनरिट मेरी फैमिली से है, मैं उसका कजन हूँ, पर मैं उसको अपनी बड़ी बहन ही मानता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास किसी भी तरह का टैलेंट नहीं था तो सभी मेरा मजाक उड़ाते थे। तब हेनरिट ने उसको समझा और उसने उसको कंफर्ट किया, इसलिए वो उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा।
क्योंकि मुझे हैनेट के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता था और मैंने तुम सभी को उससे मिलते हुए देखा और मुझे पता चला कि तुम सभी उसके दोस्त हो। ये सुनने के बाद सभी को कुर्टिस की बातों पर यकीन हो गया होता है और वो उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। फिर कुर्टिस एलन से पूछते हैं कि हैनेट और उसके बीच में क्या रिलेशन है, जिस पर नोएल पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को तो बहुत ही अच्छे से जानते हो, इसलिए तुम दोनों को तो पता ही होगा कि उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। जिसे सुनने के बाद रिस इधर गुस्सा हो जाती है और एलन बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम हैनेट को देखते हैं जो कि लिस से बात कर रही होती है। लिस हैनेट से कहती है कि सभी रॉयल फैमिलीज उन्हें पसंद नहीं करती, इसलिए वो तुम्हें खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पर हैनेट को ये सभी बात पहले से ही पता थी, इसलिए उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ एलन और बाकी सभी के बारे में सोच रही होती है क्या वो सभी ठीक होंगे। इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इंपीरियल किंगडम के गेट के सामने खड़े होते हैं। इंपीरियल किंगडम में इस समय सभी को जाने से मना कर दिया गया होता है। कुर्टिस इस बात से परेशान हो रहा होता है कि अब वो अपनी बड़ी बहन को कैसे बचा पाएगा। एलन कुर्टिस को समझाता है कि शायद से किसी और रीजन की वजह से ये सब हो रहा होगा, इसलिए सबसे पहले हमें इस बारे में पता लगाना होगा। कुर्टिस एलन से कहते हैं कि हम आज यहीं पर होटल में रुक सकते हैं। नोएल और बाकी सब एलन के साथ इस बारे में पता लगाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी कुर्टिस उन्हें बताता है कि नोएल और मिलेन एलन के साथ नहीं जा सकते क्योंकि इस किंगडम में एल्फ और दूसरी रेयर रेसेस के लोग ऐसे नहीं घूम सकते, इसलिए तुम्हें मेरे साथ होटल में जाना होगा और वहीं पर छुप कर रहना होगा। उसके बाद रिस और एलन दोनों साथ में मिलकर पहले एडवेंचर गिल्ड को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जिससे कि उन्हें इंपीरियल किंगडम के बारे में पता चल पाए। रिस इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थे कि वो और एलन साथ में मिलकर कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। फिर वो दोनों गिल्ड में चले जाते और इधर नोएल मिलेन कुर्टिस के साथ होटल में आ जाते। कुर्टिस नोएल को उनके रूम की कीज देती है और तभी मिलेन उस गार्ड्स के पास आती है और उससे पूछती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर वो गार्ड मना कर देता है। फिर नोएल उस गार्ड को उसका आर्मर उतारने के लिए कहती है क्योंकि वो बहुत ही भारी होता है, पर वो गार्ड उस आर्मर को उतारने से भी मना कर देता है। इधर एलन और रिस को गिल्ड में कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिर तभी गिल्ड में एक बड़ा नाइट आ जाता है और तभी वो लोगों से पूछते हैं क्या उन्होंने यहाँ पर 6 लोगों को देखा है जो कि यहाँ पर दूसरे टाउन से आए हैं, जिस पर गिल्ड के लोग उन्हें बताने से मना कर देते हैं और उस नाइट से कहते हैं कि हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे। जिसे सुनने के बाद वो नाइट 100 गोल्ड कॉइन को टेबल पर रख देता है और बताता है कि जो भी मुझे 6 लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा ये सभी गोल्ड कॉइन्स उनके हो जाएंगे। और ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बताता है कि 2 अजीब लोग इस गिल्ड में ही हैं, पर जैसे ही वो सब पीछे देखते तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों तो वहाँ से भाग चुके हैं। ये देखने के बाद ब्लैक नाइट सीधा गिल्ड से बाहर आता है और एलन और रिस को भागते हुए देख लेता है। फिर वो उनका पीछा करने लगता है और इधर एलन रिस को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर वो ब्लैक नाइट एक बच्चे से टकरा जाता है और वो बच्चा रोने लगता है, जिसे देखने के बाद वो एलन और रिस का पीछा नहीं कर पाता है। इधर एलन और रिस भी छुप गए होते तभी उन्हें वहाँ पर ब्लास्ट दिखाई देता है जो कि होटल की ओर हुआ होता है। उस ब्लास्ट को देखकर वो दोनों घबरा जाते और नोएल और मिलेन इस बारे में सोचने लगते। फिर वो दोनों जल्दी से उस होटल के पास जाते और वहाँ पर ओसवर्ड को देखते जिसने नोएल और मिलेन को पकड़ कर रखा था। ये देखकर एलन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ओसवर्ड उससे कहता है कि मैं तुमसे अब बदला लेने वाला हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मोस्टर गांव पर अटैक करके उसको तबाह कर देते हैं। फिर एक मोस्टर वहां पर एक बच्चे के पास जा रहा होता है और वो बच्चा उस मोस्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया होता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और उस मोस्टर को मार देता है और उस बच्चे से कहता है कि तुम अब सेफ हो। फिर सीन चेंज होता है और हम एलन और रीस को देखते हैं जो कि उस होटल के पास आए होते हैं और वहां पर उनको ओसवर्ड मिलता है जिसने कि नोएल और मिलेन को पकड़ कर रखा था और वो एलन से कहता है कि अगर उसने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो उन दोनों को मार देगा। पर एलन बहुत ही ज्यादा शांत होता है और उसको ऐसे करता देख ओसवेल उससे कहता है कि तुम्हें अपने दोस्तों की फिक्र नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं इन्हें मार देता हूँ। और ये सुनने के बाद रीस उसको मना करने लगती है। फिर एलन ओसवर्ड से कहता है कि तुम उन दोनों को मारना चाहते हो पर मैं उससे पहले तुम्हारा सर काट दूंगा। ये सुनने के बाद ओसवर्ड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों को मारने के लिए जा ही रहा होता है। इतने में एलन उसके हाथ को काट देता है। फिर एलन ओसवर्ड से कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, इसलिए तुम्हारा चुप रहना ही ठीक होगा। जिसे सुनने के बाद ओसवर्ड हंसने लगता है। फिर वो एलन से कहता है कि मुझे ये बात पहले से ही पता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी लोगों के ऊपर अपना मैजिक कास्ट कर दिया है जिससे कि वो सभी ब्लास्ट होकर मर जाएंगे। फिर वो एलन से कहते हैं कि तुम भला यहाँ कितने लोगों की जान बचा पाओगे। ये सुनने के बाद एलन अपना पास्ट याद करने लगता है। जब उसने एक बच्चे की मदद करने की कोशिश की थी तब वो बच्चा एलन को ही एक मोस्टर समझ रहा था और उससे बहुत ज्यादा डर रहा था। फिर एलन कहता है कि अब मैं कोई हीरो नहीं हूँ, इसलिए मुझे इन सभी लोगों को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उन्हें ही बचाना चाहता हूँ जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर तभी ओसवर्ड अपने मैजिक का यूज कर देता है और एलन ये देखने के बाद अपने मैजिक से सब कुछ स्लो कर देता है। फिर वो अपनी सोर्ड से ओसवर्ड के सभी मैजिक को खत्म कर देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। इधर ओसवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा। फिर एलन उसके पास आता है। वो ओसवर्ड से कहता है कि अगर तुम्हारे कुछ लास्ट वर्ड्स है तो तुम कह सकते, और वो एलन को मोस्टर कहता है। जिसके बाद एलन उसको मारने के लिए उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है। तभी वहाँ पर एक नाइट आ जाता है। वो एलन को रुकने के लिए कहता है और फिर एलन उस नाइट से कहता है कि तुम इन सभी में इन्वॉल्व ना हो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। फिर वो नाइट एलन से कहता है कि ओसवर्ड ब्लैक नाइट्स का मेंबर है और उसने यहाँ पर टाउन में काफी लोगों को
इंजर्ड किया है, जिसके लिए उसको सजा जरूर मिलेगी, पर ब्लैक नाइट्स ओसवर्ड को उसकी गलती के लिए सजा देंगे। ये सुनने के बाद एलन उस नाइट से कहता है कि मैं भला नाइट्स पर कैसे ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। फिर वो लड़की एलन से कहती है कि उसका नाम सेलिया है और वो ब्लैक नाइट की मेंबर है, इसलिए ओसवर्ड को पनिशमेंट देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है। एलन को सेलिया की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो ओसवर्ड को छोड़ देता है। फिर एलन वापस से होटल में आ जाता है और रीस से नोएल और मिलेन के बारे में पूछता है। रीस उनको बताते कि वो दोनों अभी रेस्ट कर रहे और उनकी चोट भी ठीक हो चुकी है। फिर इस एलन से पूछते हैं कि वो ब्लैक नाइट्स क्या हमारे पीछा कर रहे हैं, जिस पर एलन कहता है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ ठीक से नहीं पता है। रीस एलन से कहते हैं कल हम यहाँ से इंपीरियल कैस्टल जा सकते हैं, और फिर एलन बताता है कि हम भी ब्लैक नाइट के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं। रीस एलन से कहते हैं कि शायद से वो ब्लैक नाइट्स उस असैसिन को ढूंढ रहे हैं जिसने कि एम्पायर का मर्डर किया, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। एलन को रीस की बात सही लग रही होती है, पर उसको ये समझ में नहीं रहा होता कि वो ब्लैक नाइट्स उनके पीछे आखिर क्यों पड़े हुए हैं। इधर हम सेलिया को देखते हैं जो कि बाकी के नाइट्स के साथ जंगल में आई होती है और रीस को सारी रिपोर्ट देती है, और सेलिया रीस से कहती है कि आज ओसवर्ड मरते हुए बचा, पर उसने इस बारे में बहुत ही बड़ी गलती की है, इसलिए अब हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। जिस पर रीस सेलिका से कहती है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि बॉस इस मैटर को खुद हैंडल करने वाले हैं। ये सुनकर सेलिया हैरान हो जाती है और तभी वहाँ पर ओसवर्ड के पास एक डार्क स्पिरिट बिस्ट आता है और उसको खा जाता है। इधर लीस हैंड्रिड को अपने साथ एक होटल में लेकर आती है और वो उससे कहती है कि ये जगह तुम्हारे रहने के लिए बेस्ट है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है और तभी हैंड्रिड उससे कहती है कि तुम मेरे साथ रुक कर कुछ देर बातें कर सकती हो जिससे कि मैं बोर नहीं होंगी, पर लीस मना कर देती है और बताते कि उसको बहुत सारी काम है। वो हैंड्रिड से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तभी हैंड्रिड उससे रूम के कीज मांगती है, पर लीस देने से मना कर देती है। फिर हैंड्रिड बताती है कि अगर मुझे कुछ बुक्स मिल जाए तो मैं बोर नहीं होंगी। जिसे सुनने के बाद लीस हैंड्रिड से पूछती है कि तुम्हें किस तरह की बुक चाहिए। अगले दिन एलन अपने सभी दोस्तों के साथ मटेरियल कैस्टल पर पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग अपना परमिट दिखाकर अंदर जा रहे होते हैं, इसलिए वो सब इंपीरियल कैस्टल में नहीं जा सकते और ब्लैक नाइट भी उन्हें पकड़ लेंगे। जिसके बाद क्रिट्स कहते हैं कि हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, पर मैं नोबल फैमिली का मेंबर हूँ इसलिए मुझे अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी। फिर एलन कहते हैं कि नोएल और मिलेन दोनों बहुत ही रेयर केसेस से बिलोंग करते हैं और रीस एक प्रिंसेस है, इसलिए इसके इस तरह से अंदर जाना ठीक नहीं होगा। उसके बाद रीस उन सभी से कहती है कि हम एक अंडरग्राउंड रास्ता बनाकर इंपीरियल कैस्टल के अंदर जा सकते हैं। जिस पर एलन कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो ब्लैक नाइट्स हमें पकड़ लेंगे और उन्हें हम पर शक हो जाएगा। नोएल और मिलेन को भी ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी क्रिट्स रीस से कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा है। फिर वो उन सभी को बताता है कि इंपीरियल किंगडम के अंदर जाने के लिए बहुत ही सारे सीक्रेट रास्ते हैं और हम उस रास्ते से किंगडम के अंदर जा सकते हैं। इन सीक्रेट रास्तों को इमरजेंसी के लिए बनाया गया होता है और जब भी कोई वॉर हो तो सभी लोग उस सीक्रेट रास्ते का यूज करके किंगडम से बाहर भाग सकते हैं। उसके बाद रात में एलन और सभी उस सीक्रेट रास्ते से जाने लगते हैं और इस एलन से कहती है कि ये जगह तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। जिस पर एलन उससे कहते हैं कि ये जगह बस इमरजेंसी के लिए होता है, पर इंपीरियल किंगडम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए रास्ते का यूज ज्यादा नहीं हुआ होगा। फिर तभी एलन अपने स्प्लिट आइज का यूज करके देखता है कि आगे से दो बॉडीगार्ड उनकी तरफ आ रहे हैं। उसे देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और रीस पूछती है कि क्या हम इस जगह पर कहीं छिप सकते हैं। फिर वो गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और मिलेन की पावर की वजह से वो सभी इनविजिबल हो चुके होते हैं, जिस वजह से वो गार्ड्स उन्हें नहीं देख पाते हैं। रीस एलन से पूछती है क्या ये सभी ब्लैक नाइट्स हैं, जिस पर एलन बताता है कि ये सब वही है और शायद से हमें ढूंढ रहे हैं। फिर नोएल कहती है कि कहीं इन क्रिट्स को इन सभी ने पकड़ तो नहीं लिया, और एलन को ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है। तभी वहाँ पर लीस आ जाती है और उन सभी से कहती है कि तुम्हारे इनविजिबल होने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। फिर वो उन पर अटैक करती है, पर एलन उसके एरो को पकड़ लेता है और उसके सामने आ जाता है। लीस उन तीनों से कहती है कि मेरा इंटेंशन तुम लोगों को चोट पहुंचाने का नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे बस इस लड़के से कुछ बात करनी है। और एलन उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो तीनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो एलन को यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते। फिर एलन उनको बताता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और अगर मैंने इससे फाइट की तो मैं तुम सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ये सुनने के बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं और एलन और लीस दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। लीस की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और एलन उसके सभी अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक पा रहा होता है। इधर इस और बाकी सभी क्रिट्स के पास आप पहुंचते और क्रिट्स उन सभी से पूछते कि एलन कहाँ पर है। रीस उसको बताती कि एलन अभी उस इमरजेंसी टनल के अंदर लीस से फाइट कर रहा है। इधर एलन को लीस के साथ फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो लीस से कहता है कि तुम्हारे पास मुझे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा चांसेस थे, पर तुमने मुझे नहीं मारा। जिसके बाद लीस हैंड्रिड की बातों को याद करने लगती है कि अगर उसने उसके दोस्तों को कुछ किया तो वो हैंड्रिड को मार देगी और फिर वहाँ पर टनल पूरी तरीके से टूटने लगता है। रीस और बाकी सब ये सब दूर से देख रहे होते हैं और रीस को लग रहा होता है कि एलन उस टनल के अंदर फंस चुका है। तभी एलन उसके पास आ जाता है और उन सभी से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ। एलन को सेफ देखकर क्रिट्स खुश नहीं हो रही होती और एलन इस बात को नोटिस कर लेता है। फिर एलन क्रिट्स से आगे के प्लान के बारे में पूछता है, जिस पर क्रिट्स उससे कहते हैं कि मैंने अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया है, इसलिए आज हम सभी रेस्ट कर लेते हैं और कल मैं इस बारे में कुछ सोच कर बताऊंगा तुम्हें। एलन को क्रिट्स का बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा होता और वो फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर एलन अपने टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करके सीधा हैंड्रिड से मिलने के लिए आ जाता है। हैंड्रिड उसको वहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या
क्या कर रहे हो। एलन हेनरी से कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो सभी तुम पर एम्पायर के मर्डर में फंसाना चाहते हैं। जिस पर हेनरी एलन को बताते हैं कि उसको इस बारे में पहले से पता और वो सभी हेनरी को मारने वाले नहीं है, क्योंकि हेनरी लिंक्विस्ट फैमिली की हेड है, तो उससे उसका रैंक ले लिया जाएगा और उसके साथ ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ये सुनने के बाद एलन हेनरी से कहता है कि अगर ऐसी बात तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर हेनरी एलन से पूछती क्या वो सच में उसके लिए परेशान था, जिस पर एलन हाँ कर देता है। हेनरी एलन से कहते कि तुम वापस से किंगडम जा सकते हो और तुम्हें मेरे बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। एलन हेनरी की बात समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी मिलकर हेनरी को बचाने के लिए कुछ प्लान बना रहे होते हैं। फिर क्रिट्स बताता है कि अगर हम हेनरी को बचा लेते तो इंपीरियर में सभी को शक होने लगेगा कि इंपीरियर का मर्डर हेनरी नहीं किया। उसके बाद इंपीरियर और किंगडम के बीच में वॉर शुरू हो सकता है और इसलिए सबसे अच्छा प्लान यही है कि हम सभी को वापस किंगडम चले जाना चाहिए। ये सुनने के बाद रीस, नोएल और मिलिन तीनों मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम हेनरी को छोड़कर वापस नहीं जा सकते हैं। पर एलन इस आइडिया को मान जाता है और कहता है कि हम वापस से किंगडम चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी को नीचे जेल में बंद कर दिया जाता है और तभी वहाँ पर क्रिट्स आ जाता है, जिसे देखकर हेनरी हैरान हो जाती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इन सब में क्रिट्स भी इन्वॉल्व है। हेनरी क्रिट्स से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने इंपीरियर के लोगों के साथ कैसे मिले, क्योंकि हेनरी को ये बात अच्छे से पता थी कि क्रिट्स अकेले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। और क्रिट्स हेनरी को अपनी पावर दिखाता है। वो हेनरी को बताता है कि मैंने अपनी पावर का यूज करके एम्पायर के सभी लोगों को अपनी साइड कर लिया है और हेनरी को इस बात पर पूरा यकीन हो जाता है। फिर हेनरी क्रिट्स से पूछती है तुम आखिर ये सब क्या कर रहे हो, और क्रिट्स बताता है कि मेरा बचपन से किंग बनने का सपना था जिसे कि मैं पूरा करना चाहता था। और ये सुनने के बाद हेनरी क्रिट्स से पूछती है कि तुम्हारी मदर एक नॉर्मल फैमिली से थी जिन्होंने एक नॉर्मल फैमिली से शादी की और इन समय भला तुम किंग कैसे बन सकते हो। जिस पर क्रिट्स हेनरी से कहते हैं कि मुझे किंग बनने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम विंकलिस्ट फैमिली की हेड हो जो कि यहाँ की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी फैमिली है, और अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ तो एम्पायर के सभी लोगों को मुझे किंग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर हेनरी इस बात के लिए मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा ये प्लान कभी भी बेकार हो जाएगा। फिर क्रिट्स हेनरी को इस बात के लिए मनाने लगता है और हेनरी उसकी बात नहीं मान रही होती है। उसके बाद क्रिट्स वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर हम लीस को देखते हैं जो कि क्रिट्स से माफी मांग रही होती है कि वो एलन को उस टनल से हरा नहीं पाई, जिससे कि हमें पता चलता है कि क्रिट्स ने लीस को एलन पर अटैक करने के लिए कहा था। फिर क्रिट्स लीस से कहते हैं कि तुम्हें उस बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि एलन वापस से किंगडम आ चुका है, इसलिए उन्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इधर एलन बाकी सभी को वापस से किंगडम जाने के लिए कह रहा होता है। एलन उनको बताता है कि हेनरी खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है और वो इन सब से जल्दी बाहर आ जाएगी, इसलिए हमें उसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उन सभी को एलन की बात पर यकीन होने लगता है और इस एलन से कहती है कि मुझे भी कुछ गलत लग रहा है, क्या हमारा इस तरह से हेनरी को छोड़ जाना ठीक होगा। और एलन उसको बताता है कि सब कुछ ठीक है। फिर एलन गार्ड से रुकने के लिए कहता है और बोलता है कि हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, इसलिए हम इस जगह पर कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। गार्ड्स उनकी बात मान लेते हैं और उस गार्ड्स को क्रिस्ट ने उनके साथ भेजा था। दूसरी तरफ लिस हेनरी से मिलने के लिए आई होती है और उससे इन सब के लिए माफी मांगती है, जिस पर हेनरी उससे कहती है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर लिस हेनरी को बताती है कि उसने उसकी फेवरेट बुक लाई है जिसका नाम टेल्स ऑफ हीरोज है। फिर हेनरी अपने पास्ट को याद करने लगती है कि उसको शुरू से हीरोज की कहानियां पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। वो हमेशा अकेली रहकर बस हीरो की कहानियां पढ़ती थी, पर उसको सभी की स्टोरी में एक बात कॉमन है कि बहुत ही दुख होता है और वो हीरोज की एंडिंग थी। एंड में हीरोज की मौत हो जाती है और ये बात हेनरी को बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी। जिसके बाद हेनरी एलन को देखना शुरू कर देती है और उसको हर मुश्किल में गाइड करती थी। पर लास्ट में एलन की मौत हो जाती है और उसके बाद हेनरी ने डिसाइड किया था कि वो एलन को उसकी नॉर्मल लाइफ से अच्छे से जीने देगी, जहाँ पर आराम से रह सके और उसको किसी के लिए भी परेशान ना होना पड़े। इसके लिए हेनरी कुछ भी करने के लिए रेडी थी। और उसके बाद वहाँ पर दोबारा से क्रिट्स हेनरी को मारने के लिए आ जाता है, पर हेनरी उसकी बात नहीं मानती है और उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ होनेस्ट होते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के बारे में सोचती हूँ, पर तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला हूँ। ये सुनने के बाद क्रिट्स को गुस्सा आ जाता है और हेनरी को पंच मारने के लिए जाता है, जिससे कि हेनरी नीचे गिर जाती है। पर क्रिट्स को समझ में आ जाता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है और वो वहाँ से भागकर रूम में आ जाता है, जहाँ पर उसके पास ब्लैक फॉग आ जाती है और उसको देखकर उसको लग रहा होता है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। दूसरी तरफ हम एलन और बाकी सबको देखते हैं और रिस एलन से कहते हैं कि उसको हेनरी की फिक्र हो रही है, इसलिए हमें हेनरी की मदद करने के लिए जाना चाहिए। और एलन रिस को बताता है कि हेनरी इस मैटर को खुद हैंडल कर सकती है, इसलिए हमें उसके बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए। पर रिस एलन की बात नहीं मान रही होती है। तभी वहाँ पर ओ गार्ड आता है और एलन से कहता है कि तुम्हें रिस की बात मान लेनी चाहिए, वैसे भी तुमने उस टाउन को बचाया था। और ये सुनने के बाद एलन सोचने लगता है कि इस गार्ड को उस टाउन के बारे में कैसे पता चला। इधर क्रिट्स वापस से हेनरी के पास आ जाता है और इस बार वो हेनरी को फोर्स कर रहा होता है, पर हेनरी नहीं मान रही होती है। जिसके बाद क्रिट्स अपनी डार्क पावर को यूज करके हेनरी को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी वहाँ पर एलन आ जाता है और एलन के साथ जो गार्ड होता है वो असल में सेलिया होती है, जिसे देखकर क्रिट्स सेलिया से कहता है क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो। फिर सेलिया क्रिट्स से कहती है कि मैं विक्टर नेशन को सर्व करती हूँ। फिर एलन कहता है कि बातें बहुत हो चुकी, तो क्या अब हम सब खत्म करें। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिट्स से मिलने के लिए डीमन आया होता है। क्रिट्स उसको बताता है कि मैं इंपीरियर का
किंग बनना चाहता हूँ। और डीमन उससे कहते हैं कि हमें पहले किंग को मारना होगा। जिसके बाद क्रिट्स बताता है कि किंग के मरने के बाद भी मैं किंग नहीं बन सकता क्योंकि मैं किसी रॉयल फैमिली से नहीं हूँ और एक आउटसाइडर को किंग नहीं बनाया जा सकता। फिर डीमन क्रिट्स से कहता है कि अगर तुमने हैनिट को अपने साइड कर लिया तो तुम किंग बन सकते हो, पर क्रिट्स के पास इतनी पावर नहीं थी। जिसके बाद वो क्रिट्स से कहता है कि तुम मेरी डार्क पावर को यूज कर सकते हो और वो क्रिट्स पर अपनी डार्क पावर को यूज करता है। जिसके बाद क्रिट्स उस डीमन को मार देता और क्रिट्स की बॉडी में उस डीमन की सोल और पावर आ जाती है। एक तरह से उसकी बॉडी को अब वो डीमन कंट्रोल कर रहा था। फिर क्रिट्स एलन पर अटैक करने लगता है और एलन उसके सभी अटैक से बच जाता है। अब फाइट एलन, सेलिया और क्रिट्स के बीच में हो रही होती है। वो दोनों उसके सभी अटैक से बचे जा रहे थे। जिसके बाद क्रिट्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सेलिया पर अटैक करता है और सेलिया को उस अटैक से बहुत ही ज्यादा चोट आ जाती है। फिर हैंड्रेड सेलिया के पास आती है और उसको देखने लगती है, पर हैंड्रेड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्रिट्स किंग बनने के लिए अब पूरी तरीके से पागल हो चुका है। लेकिन एलन क्रिट्स को बहुत ही आसानी से हरा देता है। फिर वो क्रिट्स से पूछने लगता है कि तुम्हें मुझे मारना चाहते हो। जिस पर क्रिट्स एलन से कहता है कि जब तक तुम जिंदा हो हैंड्रेड मेरी कभी भी नहीं हो सकती है। ये सुनने के बाद एलन को समझ में आ जाता है कि क्रिट्स किंग नहीं बनना चाहता, उसको तो बस हैंड्रेड चाहिए। फिर एलन क्रिट्स से पूछते है कि तुम किंग बनकर आखिर क्या करना चाहते हो। अब क्रिट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो असल में किंग क्यों बनना चाहता है। एलन उससे कहते हैं कि तुमने हैंड्रेड को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई है। और ये सुनने के बाद क्रिट्स को एहसास होने लगता है कि उसने कुछ भी गलत किया है। फिर वो रोने लगता है और हैंड्रेड क्रिट्स को ऐसे रोते देख उसको बचपन के दिन याद आने लगते हैं। उसके बाद वो क्रिट्स के पास जाकर उसे समझाने लगती है, पर क्रिट्स उसकी बात नहीं मान रहा था और उसको अपनी डार्क पावर को यूज करके पकड़ लेता है। फिर वो हैंड्रेड से कहते हैं कि मैं एलन को खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। फिर एलन क्रिट्स से कहता है कि वो इस डार्क पावर को छोड़ दे, उसके पास अभी भी टाइम है। पर क्रिट्स अब पूरी तरीके से डार्क पावर के कंट्रोल में आ चुका होता है और वो एक मोस्टर में बदल जाता है। फिर वो अपनी पावर का यूज करके सेलिया और एलन पर अटैक करता है। वो दोनों उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, पर क्रिट्स की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। तभी वहाँ पर लिस आ जाती है और वो उन सभी को क्रिट्स से बचा लेती है। हैंड्रेड लिस से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लिस उसको बताती कि एलन ने मेरी मदद की थी, इसलिए वो इस बार एलन की मदद करने के लिए आई है। फिर क्रिट्स लिस से कहता है कि क्या तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें तो इसका अंजाम पता ही होगा। जिस पर लिस उससे कहती है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ और तुम अब नहीं बचने वाले हो। फिर क्रिट्स अपनी पावर को यूज करके एलन पर अटैक करता है, जिससे कि एलन बच जाता है और अपनी होली शॉट का यूज करके क्रिट्स पर अटैक करता है। जिसके बाद एलन क्रिट्स की सोल से मिलता है और क्रिट्स एलन से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर एलन बताता है कि मैं एक नोबल फैमिली से हूँ और मुझे मेरी फैमिली ने निकाल दिया है। फिर क्रिट्स एलन से कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी पावर होती तो मैं यहाँ का किंग होता और हैंड्रेड भी मेरी होती। क्रिट्स एलन को बताता है कि तुम अपनी पावर से पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, पर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। जिस पर एलन उसको बताते हैं कि मुझे इस दुनिया पर राज नहीं करना है, क्योंकि अगर मैंने इस दुनिया को अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश की तो कोई और आ जाएगा और इस दुनिया के रूल्स को तोड़ने लगेगा और खुद को इस दुनिया को कंट्रोल करने के बारे में सोचेगा। ये दुनिया इसी तरह से चलती है और मुझे यहाँ के पॉलिटिक्स में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक सिंपल लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं अपनी जिंदगी आराम से स्पेंड कर सकूँ। इसलिए मैं दुनिया पर राज करने के बारे में नहीं सोचता हूँ। फिर क्रिट्स बताता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो सभी मुझे जानते, पर ऐसे नहीं। उसके बाद क्रिट्स वहाँ से गायब हो जाता है और हैंड्रेड एलन के पास आती है, पर उसको एलन को थैंक्स बोलने में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। जिसके बाद उसको गुस्सा आ जाता है और एलन से पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए हो। मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, पर तुम फिर भी यहाँ पर आए। एलन उससे कहते हैं कि मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। फिलिस उन दोनों से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी से जाना चाहिए, वरना हालात और भी ज्यादा खराब होने लगेंगे। उसके बाद सभी जगह पर यह बात फैल गई होती है कि लिंक्विस्ट फैमिली की हेड है और वो मर चुकी और इसी के साथ लिंक्विस्ट फैमिली ही खत्म हो गई है। पर हैंड्रेड को ये एंडिंग अच्छी नहीं लगती। उसके बाद एलन हैंड्रेड से कहता है कि सभी के लिए तुम तो मर चुके, फिर क्या मैं तुम्हें कोई गोस्ट समझूं या ह्यूमन। जिस पर हैंड्रेड कहती है कि तुम मुझे टच करके देख सकते हो। वो सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि सबसे पहले हैंड्रेड उसके साथ रहने वाली है। हैंड्रेड एलन से पूछती तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे। जिस पर एलन उससे कहते कि तुम भी तो यही चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। और उसके बाद ओरिस और बाकी सभी के पास जाने लगती है। हैंड्रेड कहती कि एलन सच में सभी के लिए हीरो है और इसी के साथ ये एनाइम का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है।